आज की ये क्लास हमारी NIOS क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 15 डिमांड के ऊपर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी वांट है, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बाज़ार में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। मान लीजिए किसी को मोबाइल ख़रीदना है तो बाज़ार से ख़रीद के लेके आएगा। सिम डलवाना है तो भैया बाज़ार से सिम खरीद करके लेकर के आएगा। तो जो मोबाइल है वो आपका हो गया गुड्स, एंड जो सिम के अंदर जो हम कॉल करते हैं ना वो हो गया हमारा सर्विस। जैसे किसी को, फिर सपोज़ कीजिए कि किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो ट्रेन से जा सकता है, एरोप्लेन से जा सकता है, तो वो सर्विस ले रहा है, वहाँ कुछ खरीद नहीं रहा है, वो सेवाएं ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं सर्विस। और कोई चीज़ हम खरीदते हैं, जैसे किताब खरीद के लाए तो गुड्स हो गया, ठीक है, ये पेन खरीद करके लाए तो गुड्स हो गया, ये शर्ट खरीद के लाए तो गुड्स हो गया, ये माइक खरीद के लाए गुड्स हो गया। लेकिन जैसे YouTube हम चला रहे हैं या फिर हम मान लीजिए कि डाटा 1 GB का डाटा हम ले रहे हैं तो ये सब सर्विसेज में आता है, ठीक है। तो हम अपनी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का सहारा लेते हैं। लेकिन हमारी ज़रूरत जो है वो अनलिमिटेड है, एक चीज़ ख़त्म नहीं होता। जैसे किसी के पास मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल है, उसकी चाहत रहती है कि भैया आईफोन आ जाए, आईफोन आ जाए, या फिर उसे महंगा वाला आ जाए, तो और महंगा आता है तो फिर जैसे 10,000 से ले लिया भैया 50,000 का फ़ोन, अब फिर चाहत हो गई कि भैया अब आईफोन लेंगे। तो अनलिमिटेड वांट। अब आईफोन लेने के बाद होता है कि भैया सोने का आईफोन लेंगे, तो जो वांट है ना उसका कभी भी पूरा नहीं होता, वो अनलिमिटेड। मोस्ट ऑफ देम कैन बी सेटिस्फाइड बाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारी अनलिमिटेड वांट है उसको हम उसमें से बहुत सारे को हम गुड्स एंड सर्विसेज से सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा वांट ऐसा भी होता है जिसको हम, उस इच्छा को हम पूर्ति नहीं कर सकते, उस इच्छा को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सोच रहा है भैया हम चांद में जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई हर इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। जो इच्छा की पूर्ति आप कोई सामान खरीद के या सेवाएं खरीद के, सर्विस खरीद के कर सकते हैं, आप उतना तक तो कर सकते हैं कि पैसे के दम पे। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनना तो आपके हाथ में नहीं है ना। अब सपोज़ कीजिए कि आप वहाँ पर मार्स में जाके रहेंगे तो ये भी आपके हाथ में नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी एडवांस होना चाहिए। देयरफॉर वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। तो बहुत सारी जो हम अपनी ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए हम मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। नाउ डेज द मार्केट इज़ फ्लडेड विथ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। आजकल तो जान ही रहे हैं कि बाजार में बहुत तरह का मोबाइल है, बहुत तरह का सामान है, बहुत तरह का बुक है, बहुत तरह का मोबाइल है, बहुत तरह का कैमरा है, बहुत तरह का शर्ट है, जूता है, मतलब हर चीज़ का वैरायटी भरा हुआ है। वी कैन नॉट परचेज ऑल दीज गुड्स सिंस वी हैव लिमिटेड मनी। तो भैया सब सामान थोड़े खरीद लेंगे, मनी पैसा जो है वो लिमिट में है ना, तो इसीलिए हम सारा सामान नहीं खरीद सकते हैं। सो अब हम सारा सामान तो खरीद नहीं सकते, तो हमको चॉइस करना पड़ता है कि भैया खरीदना क्या है जिससे कि हमको मन की संतुष्टि मिले। सो वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन व्हाट टू परचेज, क्या खरीदना है, एंड व्हाट नॉट टू परचेज, क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना, उसमें हमको चॉइस करना है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख है ना। अब उसको कार भी खरीदना है, मोबाइल भी खरीदना है, तो अगर वो आईफोन खरीद लेगा, इस 5 लाख रुपए में से अगर वो 1.5 लाख का आईफोन खरीद लिया, तो फिर कार कहाँ से, घटिया वाला कार खरीदेगा, 3.5 लाख रुपए बचे ना, 3.5 लाख बचा, तो इसमें क्या ही कार आ जाएगा, तो कार सही सा नहीं आएगा। तो उसको चॉइस करना पड़ेगा कि भैया मोबाइल 10,000 का लेंगे एंड कार 4,90,000 का लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लेंगे। We decide to purchase a good or a combination of goods depending on the amount of money we have and the price we have to pay। तो कहना ना कि जितना हमारे पास पैसा है उस पैसे को देखते हुए और जितना हमको पे करना है, ठीक है, किसी सामान को खरीदने के लिए कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें इस काम को करना है, डिसाइड करना है कि भैया क्या खरीदना है। जैसे 5 लाख रुपए है तो भैया आईफोन खरीद लीजिएगा तो कार कहाँ से बढ़िया वाला आएगा, तो 10,000 का फ़ोन खरीदेगा भैया, 4,90,000 का कार खरीदेगा। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ डिमांड। तो जो भी चीज़ हम अपने ज़रूरत को, वांट को फुलफ़िल करने के लिए खरीदते हैं, तो ये हमारे डिमांड के स्टडी में आता है। चलिए, मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड का क्या मतलब है। तो देखिए डिमांड का मतलब है, क्या मतलब है, चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए समझते हैं हम लोग। It is commonly observed that people alternatively use the term desire, want and demand in economics. They are not same। तो लोग जो है, हमारे पास 3 टर्म है, एक है डिज़ायर, एक है वांट, एक है डिमांड, ठीक है। ये हो गया मांग, ठीक है, मांगे मांगे मांगे, लाओ भैया लाओ,
ठीक है। पैसा देखो देखो ये मांग रहा है, ये पैसा दे रहा है कि लाओ 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 ये वाला हमको चाहिए, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है ना। सो एक हो गया डिज़ायर, एक हो गया वांट, एक हो गया डिमांड। तो तीनों में इकोनॉमिक्स में, ऐसे तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो भैया तीनों का मतलब है कि भैया चाहिए, इच्छा रखते हैं हम, ठीक है। इच्छा, ये चाहत, ये भी चाहिए, मांग रहे हैं हम, लगभग सेम मीनिंग है, लेकिन इकोनॉमिक्स में तीनों का मीनिंग डिफरेंट है। डिज़ायर का मतलब क्या हुआ? डिज़ायर मीन्स मेरली अ विश टू हैव अ कमोडिटी। डिज़ायर का मतलब हो गया काश ये आईफोन मेरे पास होता, वो हो गया डिज़ायर। इट इज़ सिंपली क्रेविंग फॉर ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की चाहत, वो होगी डिज़ायर, है ना। काश ये जो रोल्स रॉयस मेरे पास होता, वो एक जो चाहत होती है ना, दैट चाहत इज कॉल्ड डिज़ायर। सो एनीबॉडी कैन डिज़ायर एनीथिंग, तो कोई भी किसी भी चीज़ की चाहत कर सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट थिंग इज रियली अवेलेबल और नॉट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ रियल में अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की चाहत है कि भाई हम वो बने, क्या नाम है, हम क्या बने, हम भगवान बने, ठीक है। तो ये रियल में तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भगवान बना देगा, ठीक है। चाहत है कि हम भगवान बने, हम प्रधानमंत्री बने, हम पूरे वर्ल्ड का प्रधानमंत्री बने, मतलब एक ऐसा चीज़ बना दें जैसे कि अभी तो कंट्री का प्रधानमंत्री नहीं, पूरा वर्ल्ड का हम प्रधानमंत्री बने या फिर पूरा वर्ल्ड का हम प्रेसिडेंट बने, तो ऐसा तो होता नहीं है ना, बस लेकिन चाहत है, तो उसको कहते हैं हम डिज़ायर। तो रियली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, बस चाहत है कि भैया ये वाला बन जाए हम। On the other hand, want is the desire which is backed by ability and willingness to pay। अब want क्या होता है, ठीक है। एक तो हो गया कि भैया इच्छा है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, भले वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बट want क्या होता है कि हमारी इच्छा है कि हम मोबाइल खरीदेंगे, ठीक है। और मोबाइल में भी देखिए एक दो हो गए, एक तो हो गया कि भैया आईफोन खरीदेंगे जिसके मान लीजिए सपोज कीजिए किसी की ₹20,000 सैलरी है, तो इसकी इच्छा है कि आईफोन खरीदेंगे, तो दिस इच्छा इज कॉल्ड डिज़ायर, ठीक है, क्योंकि बस खाली ये ख्वाबे है। और दूसरा ये 20,000 वाले सैलरी का एक 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदेगा रेडमी, तो ये खरीद सकता है। तो जब हमारी इच्छा होती है और इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम पेमेंट कर सकते हैं, इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आईफोन खरीदने के लिए 20,000 रुपये जिसकी आमदनी है महीने की, वो नहीं खरीद सकता, नहीं पेमेंट कर सकता, लेकिन ये 10,000 का फ़ोन खरीद सकता है जिसकी 20,000 रुपये महीने की आमदनी है, ठीक है, तो खरीद सकता है। तो हमारी इच्छा प्लस हमारे पास पेमेंट की कैपेसिटी, मतलब उसको परचेज करने की कैपेसिटी हो, तब हम कहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आपका वांट, ठीक है। तो डिज़ायर हो गया मतलब खाली इच्छा है, ठीक है, पैसा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। वांट हो गया भैया इच्छा है, हम खरीद सकते हैं। सो एवरी डिज़ायर इज़ नॉट ए वांट, तो हर डिज़ायर जो है वांट नहीं होता, ये भी डिज़ायर है बट दिस इज़ नॉट ए वांट, ये डिज़ायर्ड है बट दिस इज़ वांट, पेमेंट कर सकते हैं। डिज़ायर बिकम्स ए वांट ओनली व्हेन द पर्सन इज इन ए पोजीशन टू सेटिस्फाई इट। तो डिज़ायर जो है वांट कब बन जाता है, जब एक आदमी उसको परचेज कर सकता है, उसके लिए पेमेंट कर सकता है, ठीक है। बाई डिमांड फॉर ए कमोडिटी वी मीन द डिज़ायर फॉर द कमोडिटी बैक्ड बाई परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। अब डिमांड का मतलब क्या है कि देखिए, डिमांड का मतलब क्या हो गया कि भैया हम उस कमोडिटी की, जैसे इस कमोडिटी की चाहत रखते हैं, ठीक है, इस कमोडिटी की चाहत रखते हैं, चाहत रखने के साथ हम पेमेंट करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें रेडमी का मोबाइल है, ठीक है, 10,000 का है, तो एक आदमी और यहाँ पर है, ठीक है, वो नहीं पेमेंट करना, वो नहीं लेना चाहता है, तो यहाँ पर ये 3 लोग जो है इस मोबाइल को लेना चाहते हैं, ठीक है, चाहत रखते हैं, लेना चाहते हैं और पैसा दे रहे हैं। सो दिस इज़ डिमांड, ठीक है, कि हम चाहत रखते हैं, हमारी कैपेसिटी है उसको परचेज करने की और हम उसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये जो आदमी है ये क्या है, ये इसकी चाहत रखता है, ठीक है, कैपेसिटी भी है परचेज करने की, लेकिन उसको परचेज करना नहीं चाहता, उसका पेमेंट नहीं करना चाहता, तो सो दिस इज़ नॉट अ डिज़ायर, ये डिमांड नहीं है, ठीक है। तो डिमांड का मतलब हमें ये चीज़ चाहिए, हम उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं और हम उसके लिए पेमेंट एक तो हो गया करने की कैपेसिटी रखते हैं और तीसरा हम उसके लिए पेमेंट करने वाले हैं, करेंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें डिमांड में याद रखिएगा कि पहला जो कमोडिटी है वो कमोडिटी एग्जिस्ट करेगा, उस कमोडिटी के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप उस कमोडिटी को परचेज कर सकें, एंड थर्ड चीज़ कि आप
पैसा तो होना ही चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है हम खरीदेंगे भैया, ये लो पैसा, ठीक है। चलिए, व्हेन ए कंज्यूमर विशेस टू कंज्यूम अ कमोडिटी एंड has also the necessary purchasing power, that is income along with willingness to spend, he is said to have a demand for the commodity। तो भैया एक कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता जो खरीदेगा सामान, अगर ठीक है वो एक कमोडिटी की चाहत रखता है, तो चाहत रखने के साथ साथ उसको परचेज करने की पावर भी होनी चाहिए, एंड परचेज करने की पावर के साथ साथ उसको पैसा जेब से निकलना भी चाहिए। पता लगा कि बहुत कंजूस है, ठीक है, देवे नहीं करेगा पैसा, पैसा तो बहुत है लेकिन बहुत कंजूस है, तो दैट इज नॉट डिमांड। सो डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड क्या होता है, एक कमोडिटी का डिमांड ये होता है कि वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर जो आदमी खरीदने वाला है वो चाहता है, एंड विलिंग टू बाई, खरीदना चाहता है, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, एक गिवन प्राइस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक पीरियड ऑफ टाइम पे, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हम बाजार जाते हैं और बाजार में जो एप्पल है वो मिल रहा है ₹100 पर केजी, ठीक है, ₹100 पर केजी। तो भैया एप्पल हमको चाहिए, 3 चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा कि एक कमोडिटी जो है, हम जा रहे हैं बाजार 14 दिसंबर को सपोज कीजिए, या 1 जनवरी को जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ होना चाहिए, भैया हमको कितना खरीदना है, क्वांटिटी, भैया एक तो हो गया क्वांटिटी चाहिए, तो भाई 2 केजी खरीदना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वांटिटी कितना खरीदना है, हमें चाहिए प्राइस किस प्राइस पे खरीदना है, और हमें चाहिए टाइम किस टाइम पे हम खरीद रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे कि डिमांड, ठीक है। तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, हमें कितना खरीदना है, दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस, ये रहा, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को। द डिफिनीशन ऑफ डिमांड हाईलाइट्स 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड का 3 एसेंशियल एलिमेंट, एक तो हो गया कि भैया प्राइस ऑफ कमोडिटी, किस कीमत पे हम खरीदेंगे, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कितना खरीदेंगे, एंड थर्ड पीरियड ऑफ टाइम, किस समय खरीदेंगे, ठीक है। जैसे आप बाजार में जाएंगे ना, मंडी में जाएंगे ना, जो सब्जी या फल मंडी में, तो आप देखेंगे ना कि रात में जैसे ये जो है ये 6-7 बजे तक ये रेट रहेगा, ठीक है, और रात में जाएंगे ना तो रेट कम हो जाता है, या हरा सब्जी लेंगे ना तो हरा सब्जी का रेट रात में कम हो जाता है, ठीक है। सो टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई किस समय आप ले रहे हैं चीज़ को। तो तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, केवल टाइम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई किस कीमत पे हम खरीदेंगे, क्या क्वांटिटी में खरीदेंगे, और किस पीरियड ऑफ टाइम पे हम खरीदेंगे। पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है 1 दिन, हो सकता है 1 वीक, हो सकता है 1 मंथ, हो सकता है या फिर 1 ईयर हो सकता है, या फिर कोई भी पीरियड हो सकता है, ठीक है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये सब 3 स्टेटमेंट यहाँ कंसिडर कीजिए। मिस्टर अक्षय परचेज 2 kg एप्पल्स लास्ट वीक। तो मिस्टर अक्षय ने 2 kg एप्पल खरीदा पिछले हफ्ता। मिस्टर अक्षय परचेज 2 kg एप्पल्स व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स वाज ₹60 kg। तो 2 kg एप्पल खरीदा जब प्राइस एप्पल का पर केजी 60 रुपीज़ था। थर्ड है कि 2 kg एप्पल खरीदा लास्ट वीक व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स वाज ₹60 पर केजी। तो यहाँ पर देखिए इस लास्ट वाले स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्वांटिटी आ गया, हमारे पास ये टाइम आ गया लास्ट वीक, ठीक है, और हमारे पास प्राइस आ गया, तीनों चीज़ आ गई। तो दिस इज डिमांड। ये डिमांड नहीं है ये, क्योंकि पता ही नहीं ना कि किस समय खरीदा, ठीक है, किस समय, यहाँ पर तो पता ही नहीं है कि भैया किस समय में खरीदा, किस प्राइस पे खरीदा, यहाँ पर ये पता ही नहीं है कि किस समय में खरीदा। प्राइस तो पता है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ पता है, कितना क्वांटिटी खरीदा, किस समय में खरीदा, और कितना प्राइस पे खरीदा। सो विथ रिगार्ड टू द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर इनकम्प्लीट इन कॉन्टेक्स्ट टू डिमांड। तो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में ये जो दोनों स्टेटमेंट है इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास प्राइस नहीं है, इस वाले स्टेटमेंट में हमारे पास टाइम नहीं है, इसमें तीनों है, तो ये कंप्लीट है। अब आते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। तो भैया एक आदमी की चाहत हो गई वो इंडिविजुअल डिमांड, और यहाँ पर देखिए जैसे ये सब, ये भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड, ठीक है। सो इसकी चाहत हो गई इंडिविजुअल डिमांड। अब ये सब का कॉम्बाइंड जितनी टोटल डिमांड है दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड।
Individual demand for a commodity refers to the quantity of the commodity that an individual buyer is willing to buy at a given price during a given period of time. तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है कि एक सिंगल बायर या इंडिविजुअल बायर एक कमोडिटी को सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को खरीदना चाहता है एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस, तो उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो अक्षय का जो भी ऊपर एग्जांपल देखें ना, अक्षय एक इंडिविजुअल है, तो अक्षय को एप्पल खरीदना है 60 रुपये किलो, 60 रुपये के जी एप्पल मिल रहा है, वो खरीदेगा, 2 kg एप्पल खरीदेगा, लास्ट वीक खरीदा, तो दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। अब अक्षय की जैसे जैसे सपोज कीजिए कि रोहित शेट्टी भी आ गया और उधर से बाहुबली भी आ गया, तीनों को चाहिए, ठीक है, तो तीनों का जो कॉम्बाइंड डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मार्केट डिमांड हो जाएगा। अभी देखते हैं उसको भी। Let us assume that besides Akshay there are 3 more buyers of apples in the market, रोहित, ऋतिक एंड अजय। ठीक है, तो आप अक्षय को छोड़ के 3 और लोग हैं जिसको चाहिए, तो यहाँ रोहित को भी चाहिए, ऋतिक को भी चाहिए और अजय को भी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों के कॉम्बाइंड जितना ये खरीदेंगे उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड फॉर एप्पल्स विल बी द सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स, जितने भी बायर हैं उन सभी जितना खरीदेंगे उस सभी को हम जोड़ देंगे, तो बोला मतलब ऑल इंडिविजुअल डिमांड को हम प्लस कर देंगे, तो दैट इज मार्केट डिमांड। ठीक है, सो मार्केट डिमांड फॉर एप्पल्स विल बी द सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स ऑफ एप्पल्स एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें भी जो टाइम और प्राइस जो होगा वो फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि अजय वो आपका अक्षय कल लेके आए थे और रोहित आज लेकर के आए हैं, तो उसको नहीं बोलेंगे, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम सेम प्राइस, कितना क्वांटिटी खरीदा, दैट इज कॉल्ड डिमांड। सपोज व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इज ₹60 पर kg, तो जब 60 रुपये के जी था तो अक्षय 2 kg खरीदे, रोहित 3 kg, ऋतिक 2.5 kg, 2.5 kg एंड अजय बाइज 1.5 kg ऑफ एप्पल्स ड्यूरिंग अ वीक, एक हफ्ते में। देन मार्केट डिमांड फॉर द एप्पल्स विल बी, तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, अक्षय का प्लस कीजिए 2 kg, प्लस ऋतिक का 3 kg 5 kg, प्लस ये रोहित का 3 kg, ऋतिक नहीं रोहित 5 kg हो गया, प्लस ऋतिक का 2.5 kg 2.5 kg, तो ये हो गया 7.5 kg, प्लस 1.5 kg अजय का, तो ये हो गया टोटल मिला के 9 kg। ठीक है, देश 9 kg एट अ प्राइस ऑफ ₹60 पर kg लास्ट वीक। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डे में ही, मतलब लास्ट वीक पूरा हफ्ता जो है प्राइस फिक्स था 60 रुपये kg, ये मान के हम चल रहे हैं। Thus मार्केट डिमांड फॉर ए गुड मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द बायर्स ऑफ द गुड्स आर विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट डिमांड का क्या मतलब हो गया कि टोटल क्वांटिटी जब सब इंडिविजुअल बायर मिलकर के खरीदेंगे एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 15.1 को करें हम। व्हाट इज मिंट बाय डिमांड फॉर ए कमोडिटी, डिमांड का मतलब ऑल द, ये हो गया कमोडिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हम खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे, किस टाइम पे खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड। सो ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन लिखना कैसे वो देखिए। डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, व्हाट आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, पीरियड ऑफ टाइम। हाउ डज अ डिज़ायर डिफर फ्रॉम अ डिमांड, तो डिज़ायर डिमांड से कैसे डिफर करता है। डिज़ायर मतलब बस भैया हम इच्छा रखते हैं कि ये हमारे पास ये हमको मिल जाए, लेकिन डिमांड क्या होता है कि भैया हम इच्छा रखते हैं ये हमको मिल जाए, वो रियली में अवेलेबल है, हमारे पास पैसा है उसको खरीदने की और हम पैसा दे करके खरीदना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम डिमांड। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, एक आदमी की डिमांड इंडिविजुअल की डिमांड वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड हो गया कि सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। टाइम का ध्यान रखिएगा, दोनों में इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे मार्केट डिमांड हो, प्राइस क्वांटिटी एंड टाइम आपका रहना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी, तो क्या फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए कमोडिटी को अफेक्ट करता है। सो
उस फैक्टर्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर्स डिसीजन टू परचेज अ कमोडिटी आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और ये 4 फैक्टर्स हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, इनकम ऑफ बायर ऑफ द कमोडिटी क्या है, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर क्या है। तो देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे मान लीजिए कि कोई रेडमी का फ़ोन लेने गया है ना, रेडमी 10,000 का फ़ोन लेने गया, 10,000 का फ़ोन लिया, तो फ़ोन लेने के वक्त 10,000 का रेडमी का फ़ोन लेते वक्त वो 10,000 के रेंज में और भी जितने फ़ोन होते हैं सबको कंपेयर करेगा। तो भैया प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो खरीदना है उसका तो प्राइस चेक करेगा ही चेक करेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, उसको भी चेक करेगा वो, है ना। ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके रेडमी वाला 10,000 मांग रहा है तो 10,000 दे दिए, नहीं, रियलमी भी चेक करेंगे और भी जितना भी तरह का वीवो एप्पो जो भी फ़ोन आता है सबको चेक करेगा एंड उस रेंज के अंदर फिर जो बेस्ट होगा वो लेगा। फिर इनकम ऑफ द बायर ऑफ द कमोडिटी, उसकी इनकम भी देखनी है। अब जैसे 20,000 वाला आदमी भैया आईफोन नहीं लेगा, 20,000 इनकम है जिसकी पर मंथ, वो आईफोन नहीं लेगा, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी देखना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि किसी की इनकम है 2 लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, है ना। अब जो है इसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है कि बहुत ही कंजूस है, तो कभी ज़िंदगी में आईफोन नहीं खरीदेगा, ये तो बस बटन वाला मोबाइल रखेगा, है ना, कि भैया एकदम कम से कम खर्चा हो, क्योंकि अगर हम रेडमी भी रखते हैं 10,000 का तो इसमें भी हमको डाटा भरवाना पड़ेगा, है ना। भाई चला देंगे, अगर मान लीजिए व्हाट्सएप चला मने किया चला दिए तो पैसा तो कट जाएगा ना, पैसा लगेगा ना, तो इसीलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी ज़रूरी है, ठीक है। खाली पैसा होने से नहीं हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कंजूस कि भाई नहीं निकालेंगे हम पैसा, नहीं खर्च करेंगे। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करें। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। You must have observed that when price of a commodity falls, you tend to buy more of it, and when its price rises, you tend to buy less of it. When all other factors remain constant, all other things remaining the same. तो मान लीजिए कि जैसे कि हम आलू खरीदने जाते हैं या फिर प्याज खरीदने जाते हैं ओनियन मार्केट में। आजकल ओनियन जो है अभी 60 रुपये के जी चल रहा है, 65 रुपये पर के जी चल रहा है, ठीक है, 60 पर के जी। तो अब क्या है कि जो मतलब मिडिल इनकम फैमिली है या फिर लोअर क्लास फैमिली है, अब जो है वो प्याज खाना कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगा हो गया ना, प्याज बहुत महंगा हो गया है, तो ये प्याज खाना कम कर रहे हैं। तो जैसे ही प्याज का दाम कम होगा, ठीक है, प्याज का दाम कम होगा, वो प्याज की खपत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा खाने लग जाएंगे। तो जैसे ही when the price of a commodity falls, जब इसका प्राइस गिरेगा तो हम ज़्यादा अमाउंट में खरीदने लग जाएंगे। जहाँ पहले अभी भैया 250 ग्राम से काम चला लो, ठीक है, उसके बाद इसका प्राइस आ गया मान लीजिए कि 15 रुपये के जी, तो बोले भैया सेम प्राइस पे पहले 60 रुपये पे 250 ग्राम जो लेते थे 15 रुपये लगता था, अभी 1 के जी लेंगे, सेम प्राइस। यहाँ पर 250 ग्राम का 15 रुपये लगा और यहाँ पर 1 के जी का 15 रुपये लगा, सेम लगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। तो जब किसी भी चीज़ का दाम गिरने लगता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम बर्गर पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, ठीक है, तो बर्गर पिज़्ज़ा अगर उसका दाम कम है तो 2 तरह का बर्गर होता है। जब देखेंगे वहाँ पर बर्गर किंग चाहे वहीं पर मैकडी वगैरह में सस्ता वाला भी रखता है और लोग महंगा वाला भी रखता है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि किसी का पॉकेट अलाउ कर रहा है कि भाई 100 रुपये वाला बर्गर खा लो, तो 100 रुपये वाला एक खाएगा, तो वही अगर 50 रुपये वाला मिल रहा है तो वो 2 खा लेगा, पेट भी भरेगा उसका, है ना। जेब में अगर 100 रुपया है, जेब में अगर 100 रुपया है और भूख लगी हुई है तो वो क्या खाएगा, वो 50 रुपये वाला 2 बर्गर खाएगा। तो जिसका प्राइस कम रहता है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। इन अदर वर्ड्स द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब क्या है यहाँ पर कि भैया जैसे प्याज हम खरीद रहे हैं तो नॉर्मली हम खरीद रहे हैं, ठीक है, तब ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए कि प्याज उस समय की बात हो रही है कि जब प्याज हम खरीद रहे हैं और हमें प्याज नहीं खाना है। देखिए आधा चीज़ ऐसा है कि प्याज खरीद रहे हैं हम, ऑनियन खरीद रहे हैं 60 रुपीज़ पर के जी, 60 रुपीज़ पर के जी, है ना। या फिर कोरोना का पीरियड याद कीजिए, कोरोना के पीरियड में सब चीज़ महंगा हो गया था, है ना। तो उस वक्त जो है कोरोना के पीरियड में प्याज जो है, प्याज तो नहीं बाकी सारी चीज़ें महंगी हो गई थी, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो महंगी में क्या ले लें लोग,
क्या चीज़ कह दे जो नहीं मिल रहा था और लोग इसके पीछे भाग रहे थे कोरोना के पीरियड में। जैसे मान लीजिए कि कपड़े का दुकान, क्लॉथ, कपड़ा नहीं मिल रहा था कुछ दिनों, शुरुआती पीरियड में तो बंद ही था, तो जब कपड़ा नहीं बिक रहा था तो शर्ट वगैरह की जो प्राइस थी, ठीक है, लोग पुराने शर्ट को अपना प्राइस पे निकाल दे रहे थे। तो हम उस तरह के सिचुएशन को नहीं लेंगे, हम कहेंगे कि भैया नॉर्मल सिचुएशन में। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब कि कोई कंडीशन चेंज नहीं हुआ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल मार्केट कंडीशन है, नॉर्मल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, तो अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम है मतलब कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ, जैसा आज है वैसा ही कल था, ही नहीं कि कोरोना काल का हम पीरियड ले रहे हैं उसको हटा देंगे, दैट इज एक्सेप्शन पीरियड। सो अगर ऐसा है, नॉर्मल पीरियड है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम है, तो अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं क्या कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय इट्स बायर। तो होता क्या है कि जब प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनवर्स रिलेशनशिप, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, तो 1/Q। जब प्राइस कम हो गया, अब इसका मतलब समझिएगा, ठीक है, कि भाई अब कोई यहाँ पर सपोज कीजिए कि 60 रुपये के जी प्याज है ना, और फिर 15 रुपये के जी प्याज है, दो केसेस में। तो जब 60 रुपये के जी प्याज होगा तो प्याज की खपत कम होगी, ठीक है, 250 ग्राम लेकर के आएंगे हम, और जब 15 रुपये के जी प्याज होगा तो हम 1 kg लेकर के आएंगे। तो जो हमारा डिमांड है वो यहाँ पर 250 ग्राम हो गया, यहाँ पर 250 ग्राम हो गया। कि जब भैया प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड हमारा कम होगा, उल्टा है ना, ज़्यादा है तो कम होगा। देखिए यहाँ पे उल्टा है, डिमांड एंड क्वांटिटी। तो प्राइस, यहाँ पर प्राइस लिख देते हैं, तो प्राइस हुआ अप, ठीक है, तो डिमांड हो जाएगा कम, डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, हम कम क्वांटिटी में खरीदेंगे। अगर प्राइस जो है वो डाउन होता है, प्राइस कम होता है, तो हमारा जो क्वांटिटी है वो, डिमांड जो है वो अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्वांटिटी भी उसी रिलेशन में आ जाएगा, प्राइस के हिसाब से ही तो क्वांटिटी आएगा। तो डिमांड हमारा कब बढ़ता है, डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हमारा प्राइस महंगा हो गया कोई चीज़ तो हमारी खपत जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि अभी देख रहे थे ना कि जियो का सिम, एयरटेल वाले सिम जो है अपना महंगा कर दिए, तो उसकी खपत जो है लोग कम करने लगे, डाटा जो है कम वाला रिचार्ज कराने लग गए, ठीक है। और वैसे ही जब एकदम मतलब सस्ते में डाटा मिल रहा था तो और महंगा वाला रिचार्ज और पैसे खर्च करते हैं लोग, तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है कि हाँ भैया 2-2 4-4 ठो सिम रखो ना। और देखिए कि भैया सिम महंगा हो गया तो आजकल लोग 1-1 सिम रख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो उल्टा तो इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय इट्स बायर। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और उसके क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, डिमांड और प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। Price of a commodity and its quantity demanded by its buyer are inversely related only when other things remain the same। और ये चीज़ कब होगा, जब other things remain the same होगा। जैसे कि कोरोना के पीरियड में एक चीज़ देखेंगे कि कोरोना के पीरियड में कोई जो ना चुपके वो सब बेच रहा था, क्या बताएं कि आपका बर्गर वगैरह बेच रहा था, ठीक है। और कोरोना के पीरियड में ना विस्की बैन था, एक चीज़ समझिए कि विस्की बैन था, दारू है ना, दारू जो है वो बैन था, अल्कोहल जो है वो बैन था। तो लोग क्या कर रहे थे कि कोरोना के पीरियड में अल्कोहल पे, जैसे 500 रुपये का अल्कोहल है तो इसको 1000 रुपये में खरीद रहे थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भैया ये महंगा हो गया तो लोग कम खरीद रहे थे, नहीं, ये भैया 500 का हो गया ना तो 1000, ये लोग जो है 1000 रुपये दे करके खरीद रहे थे, और अगले दिन जो हो गया वो 600 का हो गया और महंगा हो गया, तो अगले दिन जो है ये 1 बोतल खरीदा, सपोज कीजिए एक आदमी है वो 1 बोतल खरीदा, फिर अगले दिन जो है ये 1500 का हो गया, बोला कि नहीं भैया नहीं मिल रहा है, एकदम ब्लैक में ला रहे हैं, 1500 का 1 बोतल देंगे। तो वो क्या करता है कि ज़्यादा खरीद लेता है, 2 बोतल खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भैया अगले दिन जो है ये 2000 का मिले, तो और ज़्यादा ना बढ़ जाए उसकी चाहत में ये और ज़्यादा खरीदने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है
एक्सेप्शनल कंडीशन है, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम नहीं है। कोरोना का पीरियड जो है वो नॉर्मल पीरियड नहीं है। तो इस पीरियड में क्या है कि जब चीज़ों का दाम बढ़ता है तो खपत भी और ज़्यादा होने लग जाता है कि भैया और ज़्यादा ना बढ़ जाए दाम, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी का जो इन्वर्स रिलेशनशिप है वो तभी तक है जब तक कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, नॉर्मल कंडीशन है। सो other things remaining the same is an assumption when we study the effect of changes in the price of a commodity on its quantity demanded। तो इसीलिए other thing remaining the same एक assumption हम मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ, जैसा आज था वैसा ही कल है, ठीक है। जितना आज मिल रहा था उतना ही कल भी मिलेगा, वैसे ही कल मिलेगा। इस तरह का हालात नहीं होंगे कि बैन कर देगी सरकार और फिर ब्लैक में 500 का चीज़ 1000 में बेचेंगे तो एक खरीद रहा आदमी, 1500 कर दिया तो 2 खरीद रहा है, क्योंकि जितना बना हुआ है उतना ही ना बेचेगा, क्योंकि फिर तो मिलेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा स्टॉक। तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है, महंगा होते जा रहा है और ज़्यादा बिक रहा है। तो दैट इज़ व्हेन अदर थिंग्स डज नॉट रिमेन द सेम, तब केस में होगा। चलिए सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तभी हमने बताया ना कि भाई जब रेडमी खरीदने जाएंगे तो 4 तरह का फ़ोन हम देखेंगे। अ कंज्यूमर में डिमांड अ पार्टिकुलर गुड बट वाइल बाइंग दैट गुड ही सी ऑल्सो आस्क द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड। रेडमी खरीदने गए, रियलमी का भी दाम पूछेंगे, वोवो का भी पूछेंगे, फिर एप्पो का भी पूछेंगे, सबका दाम पता करेंगे। रिलेटेड गुड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब रिलेटेड गुड्स जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे है कि हम रियलमी खरीदेंगे, है ना, रेडमी खरीदेंगे तो रियलमी का भी दाम पूछेंगे, वोवो एप्पो सबका दाम पूछेंगे, तो वो तो हो गया भैया उसके बदले वो सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसको कार खरीदना है, तो कार खरीदने के लिए वो पहले पेट्रोल का दाम देखेगा कि भैया मेरा जो कार है, मिडिल क्लास फैमिली का हम बात करें जिसका मान लीजिए कि 30 हज़ार रुपये, 30 नहीं 40 रख लो यार, 30 बहुत कम हो जाएगा, 40,000 रुपीज़ इनकम है पर मंथ, ठीक। तो वो कार खरीदने से पहले वो क्या देखेगा कि भैया पेट्रोल का प्राइस कितना है। तो पेट्रोल इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर पेट्रोल, जब आप देखे होंगे ना कि पेट्रोल महंगा होने से कार जो है वो कम बिकने लग जाता है, और जब पेट्रोल सस्ता हो जाता है, ठीक है, तो कार ज़्यादा बिकने लग जाता है। जैसे कि अभी देखे होंगे कि पेट्रोल की जगह अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं डीजल पेट्रोल की जगह। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको पता ही है कि इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है खर्चे वाला, कोई फ्यूल का ज़रूरत नहीं है, भैया चार्ज कीजिए चलिए, तो कम पैसा लग रहा है। तो नो डाउट कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आपका पेट्रोल व्हीकल से महंगा है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जो आपका केवल चार्ज करना है, हमको केवल चार्ज लगाना है, उसमें हो गया इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हमको केवल चार्ज करना है और वो बहुत ही सस्ता है। और पेट्रोल वाले के अंदर, पेट्रोल वाले कार के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब इसके बिना तो कार चलेगा नहीं, तो पेट्रोल महंगा है, तो पेट्रोल वाली कार्स कम बिक रही हैं। While purchasing a good price of its substitutes and complements do affect its quantity purchased, ठीक है। तो एक कोई भी सामान खरीदने से पहले, मोबाइल खरीदने से पहले हम उसके रेंज में बहुत सारा मोबाइल देखते हैं। कार खरीदने से पहले नॉर्मल आदमी, ठीक है, नॉर्मल आदमी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जो मान लीजिए कि मर्सिडीज़ खरीद रहा है, ठीक है, या आपका वो क्या नाम आता है, रेंज रोवर खरीद रहा है, तो उसको क्या ही मतलब पेट्रोल के प्राइस से। मान लीजिए 3 करोड़ का कार खरीद रहे हैं, तो भैया उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि पेट्रोल 100 रुपये है कि 1000 रुपये लीटर है, ठीक है। तो जब भी कोई सामान खरीदता है लोग, तो उस सामान के साथ साथ अगल बगल की चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। रेडमी लेने से पहले उसके रेंज में जितना भी फ़ोन आएगा उसको कंपेयर करेंगे। अगर सस्ता वाला कार लेना है, ठीक है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख का 10 लाख का कार लेना है, तो हम पेट्रोल का प्राइस देखते हैं या डीजल का देखते हैं कि भैया दोनों में से हमको कौन इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल आर कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए अब एक एक करके पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। Substitute goods are those goods which can easily be used in place of one another for satisfaction of a particular want like tea and coffee। तो सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, रेडमी की जगह रियलमी का मोबाइल ले लिए, चाय की जगह कॉफ़ी पी लिए। दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। पेप्सी की जगह कोका कोला पी लिए, लिम्का की जगह मिरिंडा पी लिए, है ना, हाँ, बिस्लरी की जगह कॉफ़ी ना पी लिए।
Any increase in price of substitute goods leads to an increase in demand for the commodity, given commodity, and a decrease in the price of substitute goods leads to a decrease in demand for the given commodity. मान लीजिए कि हम रेडमी का फ़ोन 10,000 का लेने जा रहे हैं और उधर में हम देख रहे हैं कि भैया सेम फीचर में रियलमी 8,000 में दे रहा है, तो क्या हम रेडमी लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, भले हमको रियलमी पसंद नहीं है तो हम रियलमी भी नहीं लेंगे, लेकिन हम रेडमी भी नहीं लेंगे क्योंकि सेम फीचर में रियलमी 8,000 में मिल रहा है। तो देखिए डिमांड गिर गया ना, रेडमी का डिमांड जहाँ एकदम मन बना के गए थे कि खरीद ही लेंगे, उसका डिमांड गिर गया, नहीं खरीदा कंज्यूमर। फिर अगर हम रेडमी खरीदने गए हैं और हम देख रहे हैं कि सेम फीचर में रियलमी 12,000 का मिल रहा है, ठीक है, सेम फीचर, तो हम क्या करेंगे? हम तुरंत कहेंगे कि भैया खरीद ले, इससे पहले कि रेडमी वाला दाम बढ़ा के इसको भी 12,000 कर दे, हम तुरंत खरीद लेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर उसका प्राइस फॉल होता है तो हमारा जो कमोडिटी है, कमोडिटी का डिमांड कम हो जाएगा। अगर रेडमी का देखिए, रेडमी एंड रियलमी सेम फीचर में, अगर रियलमी का प्राइस कम होता है तो रेडमी का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, और अगर रियलमी का प्राइस ज़्यादा होता है रेडमी से तो रेडमी का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड को देख करके कि ठीक है कि यार ये तो इतना सस्ता है, रियलमी तो सस्ता है, हटाओ इसको, रेडमी को हम नहीं लेंगे, महंगा दे रहा है, ठीक है, तो उसका डिमांड घट गया। और फिर देख रहे हैं कि यार रेडमी तो 10,000 में दे रहा है, रियलमी तो इस चीज़ को 12,000 में दे रहा है, तो रियलमी महंगा है तो रेडमी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो है महंगा होने से इसकी प्राइस ज़्यादा होने से इसकी डिमांड बढ़ गई। It means demand for a given commodity is directly affected by change in price of substitute goods। तो डिमांड जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड है। कैसे डायरेक्टली अफेक्टेड है? अभी हमने आपको क्या दिखाया था कि प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस ऊपर होगा तो डिमांड नीचे होगा, एंड प्राइस नीचे होगा तो डिमांड ऊपर होगा। देखिए ये उल्टा है, एरो उल्टा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एरो अगर प्राइस इसका रियलमी का प्राइस कम होगा तो रेडमी का डिमांड कम होगा, रियलमी का प्राइस ज़्यादा होगा तो रेडमी का डिमांड भी ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के साथ इस क्वांटिटी का, इस कमोडिटी का जो है डायरेक्ट रिलेशन है डिमांड का। ठीक है, इट मीन्स डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाई चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज, अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ जाता है तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। अगर चाय का दाम बढ़ जाएगा तो ठीक है, तो लोग चाय तो नहीं पियेंगे लेकिन कॉफ़ी भी नहीं पियेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका जो है, अगर सपोज़ कीजिए कि कॉफ़ी का दाम कम हो गया, ठीक है, किसी को चाय पीना है, कॉफ़ी का लेकिन दाम कम हो गया, अब क्या है कि भैया वो चाय पीने वाला है, चाय का लग रहा है कि भैया महंगा है यार, कोई इतना 10-20 रुपये का चाय पियेंगे, यहाँ पर 25 रुपये का कॉफ़ी मिल रहा है, कॉफ़ी नहीं पीना उसको चाय पीना है, लेकिन वो चूंकि इसका दाम, कॉफ़ी का दाम सस्ता हो गया, उसको देख करके वो चाय भी छोड़ देगा। तो ये इस तरीके से अफेक्ट करता है। अब आते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट लाइक कार एंड पेट्रोल। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वांट को कि भैया हमारे पास कार होना चाहिए, तो कार में भैया पेट्रोल भी तो लगेगा, तो पेट्रोल जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का दाम कम करेगा, कार का दाम प्राइस कम करेगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड टू अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी, है ना। पेट्रोल अगर महंगा होगा तो कार भैया कोई खरीदेगा ही नहीं। अगर मिडिल क्लास फैमिली है जिसको पेट्रोल से फ़र्क पड़ता है दाम से, तो नहीं खरीदेगा कार कि भैया इतना महंगा लग जाएगा। और जो लग्जरी खरीद रहा है, जैसे आपका रेंज रोवर खरीद रहा है, लैंड रोवर खरीद रहा है, जगुआर खरीद रहा है, BMW खरीद रहा है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है पेट्रोल के दाम से। तो दोज आर नॉट नॉर्मल गुड्स। जो अभी हमने कहा ना, लैंड रोवर, रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज, दैट आर लग्जरी गुड्स। तो लग्जरी गुड का प्राइस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी इसी के अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अगर दाम बढ़ जाता है तो डिमांड जो है, मेन गुड की डिमांड जो है, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो दनादन सबके पास देखेंगे कि कार आ गया, खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स देन द डिमांड फॉर कार्स विल इंक्रीज, एट विल बी रिलेटिवली चीपर टू यूज बोथ द गुड्स टुगेदर।
ठीक है। तो अगर पेट्रोल का दाम सस्ता हो जाता है तो लोग फटाफट सबके घर के में देखिएगा कि कार आ गया है, ठीक है। चलिए, सो डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी इज इन्वर्सली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कार और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल का दाम कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप देख रहे हैं ना, इन्वर्स, ये उल्टा इन्वर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट नहीं है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है। इनकम ऑफ द बायर ऑफ ए कमोडिटी। अब जो भैया जिसको कमोडिटी खरीदना है उसकी इनकम भी तो देखनी है, भाई 20,000 वाला आईफोन नहीं ले सकता, ठीक। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इनकम ऑफ इट्स बायर, है ना, जिसको खरीदना है उसके इनकम से भी फर्क पड़ता है। However, the effect of change in income on demand depends on the nature of the commodity under consideration। लेकिन जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन इनकम ये डिपेंड करता है कि भाई नेचर ऑफ कमोडिटी हम कैसा ले रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ हम ले रहे हैं नेचर ऑफ कमोडिटी कैसा है। जैसे कि यहाँ देखिए, इन केस ऑफ सम गुड्स लाइक फुल क्रीम मिल्क, फाइन क्वालिटी ऑफ राइस, बासमती राइस एक्सेट्रा, डिमांड फॉर दीज कमोडिटीज इंक्रीज when income of the buyer increases and demand for these commodities decrease when income of the buyer decreases। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी है एकदम ब्रांडेड खाता है, ठीक है, नॉर्मल खाता है, ब्रांडेड नहीं खाता है, बाजार से जाकर सब सामान लेकर के आता है, लेकिन एकाएक उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई, तो क्या है, खाली वो ब्रांडेड है ना, खाली वो ब्रांडेड खाने लग गया। तो जब उसकी इनकम बढ़ गई है ना, तो इनकम बढ़ गई तो फुल क्रीम मिल्क जो है उसका, जैसे दूध में कहा आप टोंड नहीं लेंगे, हम फुल क्रीम लेंगे, चावल नहीं खाएंगे भैया, हम बेहतरीन क्वालिटी का इंडिया गेट बासमती राइस खाएंगे, ठीक है। तो जब इनकम बढ़ जाता है तो इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। सच गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द बायर आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। तो इस तरह के गुड्स जिसकी डिमांड बढ़ जाती है, इनकम के साथ डिमांड बढ़ जाती है, तो इस तरह के गुड्स को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। अभी ध्यान रखिएगा 3 टाइप के गुड्स होते हैं। बट देयर आर सम गुड्स लाइक कोर्स राइस, मोटा चावल, ठीक है, जो आदमी गरीब आदमी होता है ना वो मोटा चावल खाता है। टोन्ड मिल्क, ठीक है, तो वो लोग टोन्ड मिल्क लेते हैं, टोन्ड मिल्क सस्ता होता है, वो कम से कम 10-12 रुपये लीटर फुल क्रीम से सस्ता होता है। हुज डिमांड डिक्रीजेज व्हेन इनकम ऑफ द बायर इंक्रीजेज एंड देयर डिमांड इंक्रीजेज व्हेन द इनकम ऑफ द बायर डिक्रीजेज। अब देखिए इस तरह के आइटम्स को, ठीक है, इस तरह के आइटम्स को हम कहते हैं इन्फीरियर, मतलब लो क्वालिटी, इन्फीरियर गुड्स। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई नॉर्मल आदमी है, ठीक है, अभी वो नॉर्मल आदमी क्या है कि टोन्ड मिल्क ले रहा है, बहुत अमीर नहीं है, अब मोटा चावल खा रहा है, तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो टोन्ड मिल्क को छोड़ के फुल क्रीम लेगा, एंड जो आपका कोर्स राइस जो मोटा चावल खा रहा था कहता है हट, अब अपने दिन फिर गए हैं, अब हम खाएंगे बेहतरीन क्वालिटी की बासमती राइस। तो इनकम बढ़ने से इन चीज़ों की क्वांटिटी, इन चीज़ों का डिमांड जो है वो कम हो गया। तो इस तरह की चीज़ जहाँ पर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, इनकम बढ़ने से हमने क्या देखा था कि भाई हम ज़्यादा खपत करते हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं कि इनकम बढ़ जाने से हम उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो दोज गुड्स आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। जैसे कि किसी के पास इनकम ज़्यादा हो गई तो भैया वो क्या करेगा कि इसको टोन्ड मिल्क को कहेगा हम टोन्ड मिल्क नहीं लेंगे, अब भैया अब तो हम सीधा ये वाला एकदम ब्रांडेड दूध पीते हैं और फुल क्रीम पीते हैं, ठीक है, मोटा चावल नहीं खाते हैं, हम इंडिया गेट बासमती खाते हैं। तो सच गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द बायर आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। तो ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो सुपीरियर और इन्फीरियर, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का मतलब समझिए। नॉर्मल जैसे नॉर्मल हो गया कि भाई आम जिंदगी, जैसे भैंस का दूध गाय का दूध लेते हैं मतलब फुल क्रीम, और वहाँ पर इन्फीरियर, ठीक है, जैसे कि इन्फीरियर मतलब टोन्ड मिल्क ले रहे हैं, सस्ते वाला मोटा चावल खा रहे हैं। तो भाई जब तनख्वाह बढ़ेगी तो भाई जितना पहले जो घर में भैंस का दूध आता था 4 किलो, तो भैंस का दूध आएगा 6 किलो। तो इनकम बढ़ने से इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा नॉर्मल गुड्स का। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ गया, है ना, इनकम और डिमांड देखिए क्या रिलेशन है, इनकम बढ़ गया, ठीक है, सब
कहा कि यार हम मोटा चावल खाएंगे, फिर गए हमारे दिन, हम टोन्ड मिल्क पिएंगे, तो फिर गए हमारे दिन। तो वो क्या करेगा, उससे स्विच करके वो फुल क्रीम दूध लाएगा एंड बासमती चावल खाएगा, तो डिमांड इसकी कम हो गई। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड इन्फीरियर गुड्स में आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, सपोज अ कंज्यूमर बाइज 10 kg ऑफ राइस हुज प्राइस इज 25 रुपीज 25 पर kg, ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई बेटर क्वालिटी ऑफ राइस बिकॉज द प्राइस ऑफ सच राइस इज 50 रुपीज़ 50 पर kg। तो मान लीजिए कि एक आदमी है जिसकी तनख्वाह है, कुछ तनख्वाह है, अभी वो मोटा चावल खा रहा है 25 रुपये पर kg वाला, 10 kg खरीदता है, फिर उसकी तनख्वाह और महंगा वाला क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगा वाला चावल 50 रुपये kg है। अब क्या है कि उसकी तनख्वाह बढ़ गई, ठीक है, तनख्वाह बढ़ गई, तो तनख्वाह बढ़ करके वो जो इसमें टोटल जो है 250 रुपये खर्च करता था, अब उसमें वो चावल के ऊपर 350 रुपये खर्च कर सकता है। सपोज कीजिए कि अब वो चावल के ऊपर 350 रुपये खर्च कर सकता है। नाउ इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज एंड ही कैन अफोर्ड ₹350, पहले 250 खर्च कर सकता था, अब 350 रुपये चावल के ऊपर खर्च कर सकता था ऑन परचेज ऑफ 10 kg ऑफ राइस, लेकिन ज़रूरत उसको 10 kg की ही है और खर्च कर सकता है 350। पहले खर्च कर सकता था 250, अब खर्च कर सकता है 350। तो क्या करेगा भैया, कि हफ्ता में एक दिन हम बासमती खाएंगे, 6 दिन तो ही खा लेंगे मोटा चावल, एक दिन हम बासमती खाएंगे, तो थोड़ा मोटा और थोड़ा बासमती लाएगा, तो बासमती का डिमांड जो है वो बढ़ गया एंड मोटे का डिमांड घट गया। Now he can afford to buy some quantity of rice, say 6 kg, whose price is ₹25 per kg, and may buy 4 kg of rice, whose price is ₹50 पर kg, है ना भैया। पुआ पकवान बनेगा, हर संडे को पुआ पकवान बनेगा, तनख्वाह बढ़ गई है, ठीक है, तो मोटा भी खा रहे हैं और बासमती भी खा रहे हैं, तो मोटे को जहाँ मोटा 10 kg मोटा चावल 10 kg लेते थे, अब वो मोटा चावल हम 6 kg ले रहा है वो, और 4 kg बासमती ले रहा है। Thus he will buy 10 kg ऑफ राइस, जरूरत घर में 10 kg का, तो 10 kg तो लेना ही पड़ेगा, बाई स्पेंडिंग ₹350 पर मंथ। देखिए 25 × 4 100, और ये हो गया आपका, नहीं 6 × 25 150 एंड 4 × 50 200, तो ये हो गया 350, ठीक है। तो अब 150 रुपये का मोटा चावल एंड प्लस 200 रुपये का बासमती चावल, टोटल 350 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। जहाँ पहले वो 250 रुपये मोटे चावल पे खर्च करता था, बासमती चावल पे बिल्कुल खर्च नहीं करता था, अब वो मोटे चावल पे कम पैसे खर्च कर रहा है, बासमती पे खर्च कर रहा है। Therefore, we may conclude that demand for normal good is directly related to income of the buyer, but demand for inferior good is inversely related to the income of the buyer। ठीक है भैया, डायरेक्ट पैसा आएगा तो नॉर्मल गुड का खपत बढ़ता जाएगा, पैसा आएगा तो जो इन्फीरियर गुड है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को बर्गर खाना है तो बर्गर जो है 50 रुपये वाला भी मिलता है, और ठीक, और बर्गर पहले मान लीजिए कि बर्गर खाने का मन हुआ तो देखे होंगे ना, गुप्ता जी बर्गर स्टॉल आज 10-10 रुपये में ठेला पे बेचते हैं, 7 रुपये 10 रुपये ऐसे, है ना, 10 रुपये का ये लोग बेचता है। तो अगर इनकम नहीं है तो भाई हफ्ता में एक दिन गुप्ता जी का बर्गर खा लिए, लेकिन अगर इनकम बढ़ गई तो कहे यार गुप्तवा का बर्गर तो अच्छा नहीं रहता है यार, सस्ता और टिकाऊ बनाता है, चलो यार मैकडी खा के आते हैं, ठीक है, तो फिर वो अब मैकडी का भी बर्गर ट्राई करेगा। तो इनकम बढ़ने से जो आपका नॉर्मल गुड है उसका दाम जो है वो उसका दाम नहीं, उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, और जो इन्फीरियर गुड है उसका डिमांड कम हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर, बायर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी होना चाहिए ना भाई, कंजूस नहीं होना चाहिए ना, और बहुत तरह की चीज़ें हैं। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द टेस्टेज एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कस्टम, हैबिट और फैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो दारू पीने वाला है, देखे होंगे ना, दारू पी करके नाली में गिरे रहता है ना, तो भाई वो उसको वही दारू चाहिए जिसको वो पी करके नाली में गिरे रहे, वो अच्छा वाला नहीं पिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आएगा। उसको लगता है कि भैया जब तक हम नशा करके गटर में ना गिरें तब तक मज़ा नहीं है, ठीक है। जैसे आप वो देखे होंगे ना, कौन सा एक सुपरस्टार, पुनीत सुपरस्टार, ठीक है, अजीब अजीब काम करता है, भाई उसका भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है ना। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कंज्यूमर के, बायर के, कि भाई वो चाहता क्या है। दोज कमोडिटीज आर प्रीफर्ड बाय द कंज्यूमर्स विच आर इन फैशन, तो कमोडिटी वही प्रीफर करेगा जो कि फैशन में है। आजकल जैसे धोती कुर्ता लोग नहीं पहनते हैं,
पहले पहनते थे, अब नहीं पहनते क्योंकि वो फैशन में नहीं है। तो धोती कुर्ता की डिमांड कम होगी, शर्ट पैंट की डिमांड ज़्यादा होगी। अब विंटर के अंदर मान लीजिए सर्दी आ गया, स्वेटर की डिमांड ज़्यादा होगी, जैकेट की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, टी शर्ट की डिमांड कम होगी। On the other hand, if a commodity goes out of fashion, its demand falls because no consumer will like to buy it. जैसे कि धोती कुर्ता का फैशन चला गया, कोई नहीं खरीदेगा उसको, धोती कुर्ता को अब नहीं खरीदते, बहुत कम। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अब क्या फैक्टर है जो मार्केट डिमांड, एक कमोडिटी के मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है? As stated earlier, market demand is the total quantity of commodity that all its buyers taken together are willing to buy at a given price during a given period of time. अभी हमने देखा था ना कि मार्केट डिमांड क्या होता है, ये सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बायर्स, एक एक आदमी का टोटल कर दो, भैया मोहन इतना लेंगे, सोहन इतना लेंगे, अजय इतना लेंगे, संजय इतना लेंगे, राम इतना लेंगे, श्याम इतना लेंगे, कितना खरीद रहे हैं, तो टोटल मिला करके सब मिला करके 25 kg खरीदा, तो 25 kg इज मार्केट डिमांड। In addition to the factors affecting individual demand for a commodity, market demand is also influenced by the following factor. तो इंडिविजुअल डिमांड का जो इन्फ्लुएंस है वो अलग है मार्केट डिमांड का, ठीक है भाई, इंडिविजुअल डिमांड पे अफेक्ट होता ही होता है, लेकिन मार्केट डिमांड के लिए और भी कुछ फैक्टर्स हैं। वो क्या हैं? नंबर ऑफ बायर्स, कितने लोग हैं बाज़ार में। मान लीजिए कि कोई वहाँ पर क्या नाम है, स्लम एरिया में, मुंबई के स्लम एरिया में आईफोन का दुकान खोल दे तो थोड़ी बिकेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। या स्लम एरिया में एकदम हाई फाई पिज़्ज़ा का दुकान खोल दिया, PVR खोल दिया, तो नहीं चलेगा भाई। तो ये भी चीज़ देखना पड़ेगा ना कि जो नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, पॉपुलेशन कितनी है और क्या वो पॉपुलेशन उस लायक है कि भाई आपके लिए उसके ऊपर, उस कमोडिटी के ऊपर खर्च करे। अब जैसे कि मान लीजिए गुप्ता जी अपना बर्गर बेचेंगे, गुप्ता जी अपना बर्गर एकदम दिल्ली के पॉश एरिया में बेच रहे हैं, कोई नहीं खरीदेगा गुप्ता जी का बर्गर। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। अब जैसे कि पहले तो ये देखिए नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, पॉपुलेशन को ऐसे समझते हैं हम। सपोज कीजिए कि एक फील्ड है, ठीक है, एक वो है, फील्ड नहीं है, मतलब एक जगह है, छोटा सा गांव है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है ना, और वहाँ पर छोटे से गांव में पॉपुलेशन कम है और एकदम लगा करके एकदम ट्रक के ट्रक माल उतार दिए, तो नहीं बिकेगा ना पूरा माल, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है। और कोई एक ऐसा जगह है जैसे दिल्ली का सदर बाजार, कितनों ट्रक उतार दे एकदम खतर दनादन माल बिक जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है कि भैया अब जैसे हमने बताया कि पॉश एरिया में गुप्ता जी अपना बर्गर बेचेंगे 10 रुपये का, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये इनकम एंड वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देखना पड़ेगा। अब जैसे कि स्लम एरिया में क्या कर दिए कि भाई आईफोन का दुकान खोल दिए, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये भी देखना है कि भाई वहाँ ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी है उससे बाहर है आईफोन, एंड जो पॉश एरिया है वहाँ पर गुप्ता जी बर्गर लेकर के जा रहे हैं, तो पॉश एरिया वाला कभी भी गुप्ता जी का बर्गर नहीं खरीदेगा। सीजन एंड वेदर कंडीशन भी देखना है। अब गर्मी के दिन में स्वेटर बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो वैसे ही फर्स्ट है, अब एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेजेज द मार्केट डिमांड। अब जैसे कि आलू प्याज ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पर बहुत जनसंख्या है, दनादन सब बिक जाएगा। Whereas decrease in population reduces the market demand for a commodity। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगा। Not only the size of population but its composition like age or ratio of males, females, children and other people in population also affect the demand for a commodity। केवल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी फ़र्क पड़ता है उसमें मेल कितना है, उसमें फीमेल कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा गाँव में गए जहाँ पर बहुत कम मेल है, फीमेल ज़्यादा है, ठीक है, फीमेल ज़्यादा है, और वहाँ पर चड्डी बेच रहे हैं, मेल वाला चड्डी बेच रहे हैं, तो नहीं बिकेगा ना भाई, कि वहाँ पर उस गांव में तो मेल का पॉपुलेशन बहुत कम है, नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर एक ऐसा गांव है जहाँ पर बच्चा बहुत कम है और वहाँ पर बच्चों का खिलौना बेच रहे हैं, टेडी बियर बेच रहे हैं, तो वो भी नहीं बिकेगा, बच्चे का खिलौना भी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो पॉपुलेशन नहीं है। It is because of needs of children, young
ओल्ड मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन डिफर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया सबकी ज़रूरत अलग अलग है। जो बूढ़ा आदमी है वो उसकी ज़रूरत अलग है, जो बच्चा है उसकी ज़रूरत अलग है, जो मेल है उसकी ज़रूरत अलग है, जो फीमेल है उसकी ज़रूरत अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। अब जैसे कहें ना गरीब और अमीर, तो गरीब एरिया में गुप्ता जी का बर्गर चल जाएगा, अमीर एरिया में गुप्ता जी का बर्गर नहीं चलेगा। गरीब एरिया में आईफोन नहीं चलेगा और अमीर एरिया में आईफोन चलेगा। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज़ मोर इन फेवर ऑफ द रिच, अमीरों के फेवर में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, डिमांड फॉर द कमोडिटीज़ प्रीफर्ड बाय रिच सच एज कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज इज लाइकली टू बी हायर। तो अगर इनकम जो है मतलब रिच के फेवर में होगा, रिच का इनकम ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे कमोडिटीज़ जो रिच प्रीफर करते हैं, लाइक आपका एसी, कार, एकदम महंगे महंगे कार, एसी, महंगा फ़ोन, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर इनकम पुअर, जो वेल्थ है वो पुअर के फेवर में है कि भैया ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बस ठीक ठाक है, तो ऐसे कमोडिटीज़ जो पुअर पर्सन फेवर करते हैं, ठीक है, जैसे मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़, चावल, दाल, रोटी, कपड़ा, मकान, गुप्ता जी का बर्गर, ये इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। On the other hand, if the distribution of income and wealth is more in favor of poor, demand for commodities preferred by the poor, such as necessities, will be more. तो ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है डिमांड होगा। सीजन एंड वेदर कंडीशन, ठीक है, मौसम और मौसम का भी हाल देखना है कि क्या है। This is generally observed that the demand for woolens increases during winter, whereas demand for ice cream and cold drink increases during summer, है ना। तो सर्दियाँ आते ही वुलेंस का डिमांड, स्वेटर का डिमांड बढ़ जाता है, गर्मी आते ही आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बढ़ जाता है। अब ठंडा में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे तो फिर भाई कौन, खाली दिल्ली का ही लोग खाता है। हम देखें दिल्ली का लोग जो है ठंडा में वहाँ इंडिया गेट के ऊपर खड़े होकर के आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। बाकी कहीं नहीं देखिएगा ऐसा चीज़। सिमिलरली मार्केट डिमांड फॉर अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग रेनी सीजन। उसी तरीके से अगर बारिश का दिन है तो रेन कोट का और अम्ब्रेला का डिमांड बढ़ेगा। गर्मी में कौन रेन कोट खरीदेगा? आपको नहीं खरीदेगा ना। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 15.2 व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है उसका एक एग्जांपल देना है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया आपका, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन इजीली बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर वांट। किसी को गर्म चीज़ पीना है तो चाय पी ले चाहे कॉफ़ी पी ले, तो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं। व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स है जब किसी का इनकम बढ़ता है तो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, जैसे कि कोर्स राइस, टोन्ड मिल्क, ठीक है, कोर्स राइस, टोन्ड मिल्क। तो एक ही पूछा है एग्जांपल, तो एक बता दिए। व्हाट आर नॉर्मल गुड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जब किसी का इनकम बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है नॉर्मल गुड्स की। एग्जांपल हो गया फुल क्रीम। भैंस का दूध पहले 4 किलो लेते थे, अरे 4 किलो कौन लेता है यार, 6 किलो लाओ। चलिए लॉ ऑफ डिमांड को अब हम लोग समझते हैं क्या है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। हमने देख लिया ना कि प्राइस का चेंज होता है तो कमोडिटी के डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल गुड्स इनकम बढ़ेगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। नॉर्मल गुड्स प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, कितना क्वांटिटी आदमी कंज्यूम करेगा, लेगा। व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहना चाहिए, ये एजम्पशन है, ठीक है। अगर ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, जैसे कोरोना का पीरियड, तो भैया मान लीजिए कि कहीं पे भी जिसको दारू पीना कहीं नहीं मिल रहा है, अब देखे कि एगो बेच रहा है ब्लैक में, तो जो रेट पे दे भाई ला एक पेटी, सब भी ले लेगा। अगर पैसा उसको परमिट किया तो सब ले लेगा। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग सेम, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए क्वांटिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर हर चीज़ सेम है तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी राइजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स।
तो अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ऊपर हो जाएगी। एंड इट्स डिमांड फॉल्स व्हेन द प्राइस राइजेस प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज। जैसे कि प्याज पहले 15 रुपये में 1 किलो खरीदते थे, अब उसके दाम बढ़ के 60 रुपये हो गया, तो 250 ग्राम खरीद रहे हैं, 250 ग्राम्स खरीद रहे हैं, तो दाम बढ़ गया तो क्वांटिटी कम खरीदेंगे। अब यहाँ पर अब यहाँ 60 है, अब क्या है कि फिर 15 में आ गया, तो फिर हम क्वांटिटी भी 1 किलो कर लेंगे, क्वांटिटी भी ज़्यादा लेंगे। देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड कैन बेटर बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल 15.1 एंड फिगर 15.1। ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, एक बार फिर भी टेबल एंड ग्राफ को बता देते हैं। ये देखिए, प्राइस 1 रुपये का था तो भैया 10 ठो दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ले लिए। लेकिन जब 2 रुपये का हो गया तो भैया बोले कि भैया ठीक हो दो यार, 10 ठो मत दो। फिर 3 रुपये का हो गया तो बोले 6 ही दो, 6 ही खरीदेंगे हम। जैसे मेला वाला में जाएंगे ना, तो जैसे जो हाट वगैरह लगता है तो देखेंगे कि वो लेता है हर एक माल 10 रुपये, तो लोग ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारा बटोर लेता है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। और वहीं पर जब उसका दाम कहीं पे बगल में होगा कि महंगा वाला बेच रहा है तो लोग कम खरीदेंगे। ठीक है, सो जैसे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ ज़्यादा प्राइस यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्वांटिटी जो है आपका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस अप हो रहा है, ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर प्राइस जो है आपका अप हो रहा है। ये ऐसे मत देखिएगा, ऐसे बढ़ा ऐसे रहा तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे ना भैया, प्राइस तो हो रहा है अप ना, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्वांटिटी आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये रहा हमारा प्राइस, ये वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब प्राइस 1 रुपये था, प्राइस हमारा 1 रुपये था, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 10। यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, इसको यहाँ पर बनाएंगे, फिर उसके बाद में जोड़ देंगे। अभी बताते हैं कैसे। 1 रुपये पे 10 क्वांटिटी लिए, 2 रुपये हो गया तो यहाँ 8 लिए, 3 रुपये पे 6 लिए, 4 रुपये पे 4 लिए एंड 5 रुपये पे 2 लिए, और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे इसको जोड़ के ये ग्राफ बना। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा देखिए ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस जो है ये ऊपर जा रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हमारा क्वांटिटी कम होती है। क्वांटिटी डिमांडेड जो है यहाँ पर इधर जा रहे हैं ना, इधर ऊपर, तो प्राइस बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी जो है इधर की तरफ क्वांटिटी कम होते जा रहा है, ऐसे क्वांटिटी ऐसे बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है कि मतलब क्या हो गया, देखिए ऐसे है ना, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्वांटिटी हमारा इधर की तरफ जा रहा है। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, अगर प्राइस हमारा ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो प्राइस हमारा अगर ऐसे की तरफ जा रहा है तो क्वांटिटी हमारा ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है कि प्राइस अप हो रहा है तो या इधर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, और प्राइस अगर डाउन हो रहा है तो ये आपका इधर क्वांटिटी इधर की तरफ जा रहा है। क्लियर? That is why the demand curve slopes downward from left to right as shown in figure। तो डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ स्लोप कर रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाए, जैसे जैसे जो है आपका प्राइस कम होते जाएगा तो क्या होगा, कम होते जाएगा प्राइस तो आपका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। तो ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड है। दोनों तरीके से सोच सकते हैं ना, इधर से भी सोच सकते हैं कि स्लोप जो है अपवर्ड है, ठीक है, और इधर से देखेंगे तो स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक, लेकिन हम क्वांटिटी के टर्म्स में बात करेंगे तो स्लोप इज डाउनवर्ड, प्राइस के टर्म में बात करेंगे तो स्लोप इज अपवर्ड। तो क्वांटिटी बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी आपका कम हो गया। ठीक है, फिलहाल तो अभी ये ध्यान में रखिएगा कि स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ तक स्लोप डाउनवर्ड, इस तरीके से स्लोप आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर स्लोप में हम क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं कि भैया क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो स्लोप डाउनवर्ड, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। Downward slope of demand curve shows the inverse relationship of price and quantity demanded of a commodity। तो डाउनवर्ड स्लोप जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। देखिए 2 तरह का स्लोप होता है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। तो अपवर्ड स्लोप कैसा होगा, जब ये स्लोप हम देखेंगे, बताएंगे उसको इलास्टिसिटी में, जब स्लोप इस तरीके का जाएगा ना तो ये हो गया अपवर्ड, स्लोप इस तरीके से आ रहा है तो ये हो गया डाउनवर्ड।
ठीक है। तो हमको यहाँ वाई एक्सिस के रेफरेंस में चेक करना है, इस एक्स एक्सिस के रेफरेंस में चेक नहीं करना है। तो यहाँ से स्लोप इस तरीके से आ रहा है 100, ठीक है। तो वाई जो है वो डिक्रीज करते हुए आ रहा है, तो स्लोप डाउनवर्ड। जब देखेंगे दूसरे में, जब वाई जो है ऐसे इंक्रीज करेगा और भी स्लोप बनेगा, इस तरीके का स्लोप बनेगा, तो वो आपका अपवर्ड होगा। देखिएगा, जब इस तरह का स्लोप होगा तो ये स्लोप अपवर्ड है, ठीक है। और जो इस तरह का स्लोप होता है अभी जैसा ऐसा, दिस इज डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड, डाउन, ये अप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ऐसे। तो ये जो बताता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब जो आपका डाउनवर्ड स्लोप बताता है इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। ये जो है आपका देखिए डाउनवर्ड स्लोप क्या बता रहा है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगा, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी जो है वो कम होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप। ये क्या बताता है, इसमें देख लीजिए कि भैया ये भी अप हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। कि भाई अगर ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है वो बढ़ेगा। ये अभी यहाँ पे यूज़ नहीं है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, इन लॉ ऑफ डिमांड ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड में हर फैक्टर को छोड़ करके केवल कांस्टेंट फैक्टर क्या है कि भाई प्राइस चेंज नहीं हुआ, लॉ ऑफ डिमांड में कि भैया प्राइस चेंज नहीं हुआ। देयरफॉर वी यूज द फ्रेज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, नहीं, प्राइस जो है चेंज हुआ, एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। प्राइस को छोड़ के बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है, खाली प्राइस चेंज करेगा। तो यहाँ पर कहेंगे ना अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मतलब कुछ भी माहौल चेंज नहीं हुआ है, कोरोना काल नहीं आया है, ठीक है। माहौल चेंज नहीं हुआ, कोरोना काल नहीं आया, सब चीज़ नॉर्मली मिल रहा है, केवल प्राइस अप डाउन होगा। दिस फ्रेज इज यूज टू कवर द फॉलोइंग एजम्पशंस ऑन द लॉ इज बेस्ड, ऑन विच द लॉ इज बेस्ड। तो ये जो है ना अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसमें क्या क्या चीज़ आता है जिसके ऊपर ये लॉ बना है, उस चीज़ को ही है। तो वही है एजम्पशन कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। एंड व्हाट आर दोज अदर थिंग्स, तो देखिए क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। तो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज नहीं होगा। अगर रेडमी 10,000 का मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस भी जो है 10,000 है तो 10,000 है, या 8,000 है तो 8,000 है, चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज, तो कम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस भी चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है। इनकम ऑफ द बायर रिमेन द सेम, बायर का इनकम भी चेंज नहीं हो रहा है। एंड देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर, अब बायर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है, कंजूस कंजूस है, और जो दिल खोल के उड़ा रहा है वो दिल खोल के ही उड़ा रहा है। रीजन्स फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो अब उसके रीजन्स देखते हैं क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक है भाई, कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्यों ऑपरेशन में, उसका रीज़न क्या है। नाउ वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई डज ए कंज्यूमर परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट ए लोअर प्राइस एंड लेस ऑफ इट एट अ हायर प्राइस, और व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, और दैट इज़ व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें अब हम देखेंगे कि भाई कि एक कंज्यूमर जो है जब कोई चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो वो कम क्यों खरीदता है, और दाम कम हो जाता है तो ज़्यादा क्यों खरीदता है, और साथ में जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप क्यों है, ठीक है। तो द मेन रीजन्स फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। फिर सेकंड है इनकम इफेक्ट, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फोर्थ है चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, एंड फिफ्थ है डाइवर्स यूजेज ऑफ ए कमोडिटी। तो ये आपका जब क्वेश्चन देगा तो इसमें से ये आंसर देना है। अब एक एक करके सब चीज़ों को समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, as you have studied earlier, law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on डिक्रीजिंग। तो ये कहता क्या है कि जैसे ही हम किसी कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है,
जैसे कि चावल ला रहे थे, ठीक है, चावल ला रहे हैं, तो चावल ला रहे हैं तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम उसको फिर वैल्यू नहीं देते। जो चीज़ इजीली आ जाता है ना, हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसका जो डिराइव करते हैं, जिससे जो बेनिफिट डिराइव होता है, जैसे भूख लगी होती है ना, तो मान लीजिए कि आप भूख लगी, आप 2 बर्गर खा सकते हैं, तो लेकिन जो पहला बर्गर जो आपके मन को शांति देता है ना, जो आपकी भूख मिटाता है, वो दूसरा बर्गर नहीं मिटा सकता, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो यूटिलिटी डिराइव होगा पहले वाले से, वो चीज़ सेकंड से नहीं होगा। अगर आप 3 खा सकते हैं तो पहले वाले का सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, दूसरे बर्गर का कम वैल्यू होगा, तीसरे वाले का तो बिल्कुल भी नहीं, कि ठीक है भैया हमारी इतनी डाइट है हम खा रहे हैं, तो पहले वाले का बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। तो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ उसका जो वो है मतलब यूटिलिटी है वो कम होता जाएगा। The consumer will be ready to pay more for those units which provide him more utility and less for those which provide him less utility। तो कंज्यूमर भी क्या है कि ज़्यादा पैसा वहाँ पे खर्च करना चाहेगा जो उसको ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो पहला चीज़ मन को शांति देता है, जैसे कि टेस्ट। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है ना, और किसी को लगा है कि भैया 100 रुपये का ये जो चीज़ हम 4 ठो सामान लेंगे वो खाने में बेकार लगता है, और 100 रुपये का वो जो है ना दुकान पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया बनाता है, या सपोज कीजिए ऐसे पिज़्ज़ा नहीं, 100 रुपये का ₹100 एक बर्गर बेच रहा है, 100 रुपये का 3 बर्गर, और एक है कि 100 रुपये का एक पिज़्ज़ा एकदम मस्त वाला, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जो अब ऐसा है कि भाई देख रहा है कि वो 100 रुपये में ठीक है वो 3 देगा, इतना सारा बर्गर आ जाएगा हमारे पास, लेकिन यार एकदम फालतू लगेगा खाने का। तो फालतू लगेगा मतलब पहला फर्स्ट प्री उसको ऐसा तो नहीं उसका पेट भरेगा ना, यहाँ उसका पेट नहीं भर रहा है पिज़्ज़ा में, एक पिज़्ज़ा में, लेकिन 3 बर्गर में उसका पेट भरपूर भर जाएगा। लेकिन फिर भी वो देखता क्या है कि भाई टेस्ट अच्छा नहीं है, नो डाउट कि यहाँ पेट नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी वो पिज़्ज़ा को प्रीफर करेगा, पिज़्ज़ा खाएगा, क्योंकि उसका मन के आत्मा को जो कहते हैं ना मन को संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। सो द कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे मोर, ज़्यादा किसके लिए देना चाहेगा, फॉर दोज यूनिट्स विच प्रोवाइड हिम मोर यूटिलिटी एंड लेस फॉर दोज विच प्रोवाइड हिम लेस यूटिलिटी, ठीक है। अगर 150 रुपये रहेगा तो एक पिज़्ज़ा एक बर्गर, भले पेट ना भरे, ठीक है, इससे थोड़ा सा पेट भर लेंगे, कम से कम मन तो तृप्त करें। इट इम्प्लाइज दैट ही विल परचेज मोर ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। तो ज़्यादा कब खरीदेगा, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल होगा, ठीक है। सेकंड है इनकम इफेक्ट। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, परचेजिंग पावर और रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो जो चीज़ मान लीजिए कि प्याज है 60 रुपये केजी, 60 से फॉल होके हो गया 15 रुपये केजी, तो हम पहले हमारे पास है 60 ही रुपये, तो यहाँ हम खरीद सकते थे 1 केजी, यहाँ हम खरीद सकते थे 4 केजी। तो हमारी परचेजिंग पावर यहाँ 1 केजी की थी, यहाँ हमारी परचेजिंग पावर 4 केजी की हो गई। किस लिए, प्राइस फॉल करने से। तो रियल इनकम जो है हमारा बढ़ गया, इनकम उतना ही है लेकिन रियल इनकम या फिर कहें परचेजिंग पावर जो है हमारा बढ़ गया, विच इनेबल्स हिम टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विद द सेम मनी इनकम। 60 रुपये में ही हमको 1 किलो प्याज मिल रहा था, 60 रुपये में ही हमको अब यहाँ पर 4 केजी प्याज मिल रहा है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, सपोज यू बाई 4 आइसक्रीम व्हेन प्राइस ऑफ ईच आइसक्रीम इज ₹25। तो जब आइसक्रीम का प्राइस जो है 25 रुपये था तो हम 4 आइसक्रीम खरीद सकते थे, लेकिन जब 20 रुपये हो गया तो हम 5 आइसक्रीम खरीद सकते हैं उसी सेम 100 रुपये में, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू ₹20, देन द सेम मनी इनकम यू कैन बाई 5 आइसक्रीम्स नाउ, ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को अब देखते हैं। When price of a commodity falls, it becomes comparatively cheaper as compared to its substitutes, although price of substitutes has not been changed। तो जब किसी commodity का प्राइस गिर जाता है ना, it becomes comparatively cheaper as compared to its substitute। जैसे कि मान लीजिए रेडमी का दाम कम हो गया और रियलमी का दाम उतना ही का उतना ही है। रियलमी भी 10,000 का था, रेडमी भी 10,000 का था, लेकिन रेडमी का दाम जो है वो कम हो गया, ठीक है, कम हो गया। तो फिर क्या होगा, तो वो जो है रेडमी हमारा सस्ता हो गया इन कंपेरिजन टू रियलमी। दिस विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। अब यहाँ नहीं, रेडमी का दाम नहीं गिराते हैं, आपको रियलमी का दाम गिराते हैं। रेडमी हमको लेना था रेडमी ना,
और रियलमी भी उसके साथ साथ वाला है। तो मान लीजिए कि पहले दोनों 10 के 10 के का था, 10,000 का था। अब क्या है कि रियलमी का दाम हो गया 8,000, है ना, और ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मतलब ये इसकी जगह हम इसको ले सकते हैं, ठीक। लेने गए थे ये वाला, अब देख रहे हैं क्या कि इसका जो सब्स्टिट्यूट है ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो अभी रियलमी जो है इसका दाम हो गया 8,000 और रेडमी 10 का 10 ही रहा, इसका दाम नहीं गिरा। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका जो डिमांड है रियलमी का वो इंक्रीज कर जाएगा, जबकि इसका प्राइस जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके प्राइस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज नहीं होता है, तो मेन गुड का जो प्राइस है, जो हम लेना चाहते हैं जो कमोडिटी, उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा अगर उसकी प्राइस कम हो गई। तो अगर हम रियलमी या रेडमी दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर रियलमी की प्राइस 10,000 से 8,000 हो गई और रेडमी का प्राइस 10 का 10 ही रहा, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तब इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि भैया इसका क्या होगा, ये तो बाद में बात करें। तो मेन हमारा ये गुड है, नॉर्मल गुड अभी ये चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कोक एंड पेप्सी बोथ आर सोल्ड एट ₹10 ईच एंड प्राइस ऑफ कोक फॉल्स, तो 10 रुपये और 10 रुपये का कोक का बोतल, 10 रुपये पेप्सी का बोतल, दोनों का एक ही दाम है। और होता क्या है कि कोक का दाम कम हो जाता है, तो क्या है कि कोक का दाम कम हो गया, पेप्सी का दाम 10 का 10 ही है, तो लोग कोक को ज़्यादा खरीदेंगे। नाउ कोक हैज़ बिकम रिलेटिवली चीपर एंड विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर पेप्सी। अब पेप्सी को सब्स्टिट्यूट करेगा, इट विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर कोक, कोक का डिमांड बढ़ जाएगा। चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स के चेंज में क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, some old buyers may demand more of the commodity at the reduced price and some new buyers may also start buying this commodity who were not in a position to buy it earlier due to high price। तो अगर किसी कमोडिटी का दाम जो है कम हो गया, जैसे प्याज का दाम 60 रुपये पर केजी से 15 रुपये पर केजी हो गया, तो गरीब आदमी जो खा रहा था पहले, ठीक है, इस प्राइस पे खाना छोड़ दिया, तो वो हो गया ओल्ड कंज्यूमर। पहले खा रहा था, अभी 60 रुपये हो गया तो छोड़ दिया, तो 15 रुपये होते ही वो ओल्ड कंज्यूमर, वो ओल्ड बायर या ओल्ड कंज्यूमर में डिमांड मोर, ठीक है। तो वो जो ओल्ड कंज्यूमर है वो फिर से आ गया और नए लोग भी आ गए, ठीक है, क्योंकि अब उनकी कैपेसिटी हो गई कि भैया ठीक है 15 रुपये केजी हो गया, अब हम खरीद पाएंगे, तो डिमांड बढ़ गया, ठीक है। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब फॉल होता है तो नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। तो डिमांड फॉर द कमोडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब प्राइस कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ जाते हैं। डाइवर्स यूज ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, तो कमोडिटी का डाइवर्स यूज, अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। जैसे दूध ले आए, दूध भी पी सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बहुत तरह का काम कर सकते हैं। सम कमोडिटीज हैव डाइवर्स यूज लाइक मिल्क, ठीक है, तो अलग अलग तरह का उपयोग है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के काम में आ सकता है, फॉर स्वीट प्रिपरेशन, मिठाई की बनाने के काम में आ सकता है, फॉर आइसक्रीम प्रिपरेशन एक्सेट्रा, तो आइसक्रीम बनाने के भी काम में आ सकता है। इफ प्राइस ऑफ मिल्क राइजेज, तो अगर मिल्क का प्राइस महंगा हो जाता है दूध, इट्स यूज में बी रिस्ट्रिक्टेड टू इम्पॉर्टेंट पर्पस ओनली। तो मिल्क का दाम अगर महंगा हो जाता है, दूध का दाम महंगा हो जाता है, तो पहले घर में अगर 6 केजी दूध आता था या 4 केजी दूध आता था, तो अब रोज़ बन रहा है पुआ पकवान, या हफ्ता में एक दिन बन रहा है खीर पूड़ी, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि भैया 3 केजी दूध आएगा और महीना में एक दिन बनेगा खीर पूड़ी, नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया उसका जो डाइवर्स यूज़ था कि दही भी जमा ले रहे हैं, खीर भी बना ले रहे हैं, दूध भी पी ले रहे हैं, तो अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। दिस विल लीड टू रिडक्शन इन डिमांड फॉर अदर लेस इंपॉर्टेंट यूजेज। तो जो लेस इंपॉर्टेंट यूज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर में दूध आ रहा है 4 केजी, है ना, तो उससे बच्चा भी पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है दूध, फिर उससे खीर बन रहा है, उससे और क्या बना दें, इससे रबड़ी भी बना रहे हैं कि रबड़ी खाएंगे भैया, रबड़ी जलेबी खाएंगे, सब बना रहे हैं, लेकिन दूध का दाम महंगा हो गया। तो कहे कि भैया छोड़ो, हटाओ, रबड़ी जलेबी नहीं खाना, खीर भी नहीं खाना, जो ज़रूरी का चीज़ है, ठीक है, बच्चा को पीने वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो पीने वाला काम करो, इसका क्वांटिटी कम कर दो भैया, 4 केजी नहीं लो, 3 केजी लो,
ठीक है। तो जो रिडक्शन इन डिमांड फॉर अदर लेस इंपॉर्टेंट यूज, तो ये लेस इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट यूज़ है, तो इसका जो इसको बंद कर देंगे, इसको बोलेंगे नहीं भैया खीर नहीं बनेगा, हफ्ता में बनता था ना, 15 दिन 1 महीना में बनेगा, फेस्टिवल पे बनेगा। व्हेन प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स, लेकिन दूध का दाम कम हो जाता है, कह रहा है कि भैया पानी काहे पी रहा है यार, दूध पियो ना, ठीक है, पानी के दाम में दूध है। इट कैन बी पुट टू अदर यूजेज ऑल्सो लीडिंग टू राइज इन डिमांड फॉर इट, तो वो बाकी के यूज़ में भी ले आते हैं, ठीक है, और उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। बोलते हैं फिर खोआ खाएंगे, खोआ, ठीक है, खोआ बनाओ, खोआ बनाओ। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं देखिए, यू हैव स्टडीड इन लॉ ऑफ डिमांड दैट a buyer is willing to buy more quantity of a commodity at a lower price and less of it at a higher price। तो अभी हमने देखा क्या कि प्राइस कम हो जाता है तो ज़्यादा खरीदते हैं, प्राइस हाई हो जाता है तो कम खरीदते हैं। बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेज अ राइज इन प्राइस में लीड टू राइज इन डिमांड, लेकिन कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि राइज इन प्राइस लीड टू राइज इन डिमांड, कि दाम बढ़ेगा तो और ज़्यादा बिकेगा। जैसे कोरोना में बताया ना, दारू, कोरोना में दारू जो है 500 की दारू 1000 में बेच रहा था तो 1 बिका, लेकिन अगले दिन 1500 का कर दिया तो ज़्यादा बिकने लग गया। क्यों? क्योंकि भैया और महंगा ना हो जाए, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस आर, और जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, दीज सर्कमस्टांसेज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। जब प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ जा रहा है तो ये जो एक्सेप्शंस हैं तो इसको कहते हैं हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन ऐसे केसेस में जब प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ गया, जैसे कि कोरोना काल में दारू के जो मिल रहा था उस तरह की चीज़ें, तो उसको हम कहेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए सम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस आर, एक्सेप्शंस क्या क्या है, गिफ्ट एंड गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, नेसेसिटीज़, गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी स्कार्स, जिसकी कमी होगी। तो एक एक करके हम समझते हैं कि गिफ्ट एंड गुड्स क्या क्या होता है। गिफ्ट एंड गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स इन विच निगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन अ निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो गिफ्ट एंड गुड क्या है कि ये इन्फीरियर गुड है, स्पेशल टाइप का, ये स्पेशल टाइप का इन्फीरियर गुड है कि जब प्राइस जब आपका कम होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये प्राइस नहीं, जब आपका इसमें क्या होगा, ऐसा है कि ये जो इसमें आ गया आपका ज्वार एंड बाजरा, एग्जाम्पल ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स आर ज्वार एंड बाजरा, तो इसमें देखिएगा क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है एंड इसमें क्या होगा। वीट के केस में, गेहूं के केस में क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है, लेकिन ज्वार एंड बाजरा के केस में क्या होता है कि जब प्राइस जो है आपका, जब प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगा तो डिमांड भी डिक्रीज करेगा, जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड भी इंक्रीज करेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि आजकल ये तो डिक्रीज नहीं कर रहा है प्राइस, आप समझिए कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है। इसको कैसे कि जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि भैया मोटा अनाज खाएंगे, मोटा अनाज खाने से सेहत ठीक रहता है। तो आजकल देखेंगे कि ज्वार एंड बाजरा का दाम जो है वो बढ़ गया है इन्फीरियर गुड्स इन कंपेरिजन टू व्हीट, दिस इज द इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। नॉर्मली नहीं खाते लोग, लेकिन जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो ये इन्फीरियर गुड्स की तरफ, इस तरह के इन्फीरियर गुड्स जिसको हम गिफ्टिंग गुड्स भी कहते हैं, इसकी तरफ स्विच करते हैं और फिर खाते हैं। नहीं तो पहले देखेंगे ना, पहले के ज़माने में ज्वार एंड बाजरा मतलब गरीब लोग खाता, कहते हैं ना कि भाई गरीब है, ज्वार बाजरा खा रहा है, गेहूँ खाने का पैसा नहीं है। तो उस तरह के गुड्स ये तो हो गया इन्फीरियर, लेकिन इन्फीरियर गुड में भी इस तरह के जहाँ पर कि अगर इनकम बढ़ गई तो अगर इसका प्राइस बढ़ गया और इनकम बढ़ गया तो इसका भी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है इन्फीरियर गुड में कि अगर इनकम बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा, या फिर प्राइस जो है इसका इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कम हो गया तो हम नहीं खरीदेंगे। गुप्ता जी का बर्गर 10 रुपये से 7 रुपये हो जाएगा, फिर भी जो है लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। मैकडी का बर्गर 40 रुपये से अगर 50 रुपये हो जाएगा तो ये तो लोग क्या होगा कि लोग कम खरीदेंगे, प्राइस जो है इंक्रीज़ हो गया तो कम खरीदेंगे क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो लेकिन गिफ्ट एंड गुड हो गया गुप्ता जी का बर्गर, गुप्ता जी का बर्गर का अगर दाम महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे कि हाँ भैया अब ये जो गुप्ता, जैसे मान लीजिए गुप्ता जी पहले बर्गर देते थे 10 रुपये का पर पीस,
अभी वो गुप्ता जी 25 रुपये का बर्गर दे रहे हैं पर पीस, तो इसका दाम ये है इन्फीरियर गुड्स, लेकिन इसका जो दाम है ना वो इंक्रीज़ कर गया। तो अब लोगों को क्या लगता है कि भैया अब तो क्वालिटी खिला रहा है, पहले तो ऐसे ही कुछ भी खिलाता था, अब क्वालिटी खिला रहा है। तो इन्फीरियर गुड का दाम इंक्रीज़ करने पर इसका गुप्ता जी का बर्गर का सेल भी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। चलिए, गिफ्टिंग गुड्स डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड एज देयर डिमांड राइजेज व्हेन द प्राइसेस राइजेज। तो ये जो इन्फीरियर गुड्स है, गिफ्टिंग गुड्स है, वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जब प्राइस राइज करता है, जब इनका प्राइस राइज करता है तो डिमांड भी इंक्रीज कर जाता है। लोगों को लगता है कि भैया खाना चाहिए हमको, जैसे गुप्ता जी का बर्गर 10 रुपये से 25 रुपये हो जाएगा, तो जो नॉर्मल आदमी, पहले गरीब आदमी खाता था, अब नॉर्मल आदमी भी हाँ ठीक है भाई अच्छा चीज़ देता होगा, 25 रुपये का है। स्टेटस सिंबल गुड्स, सम गुड्स आर यूज्ड बाय रिच पीपल एज स्टेटस सिंबल। अब कुछ गुड्स जो हैं अमीर लोग स्टेटस सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी एक्सेट्रा, दिखावेबाजी में, ठीक है। तो इसका जो दाम जितना ज़्यादा महंगा होता है ना, तो इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उतना ज़्यादा दिखावा। देखो भैया पहले जैसे पहले सोना था 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ 10K पर क्या बोले तोला, पर तोला, या कहिए कि पर 10 ग्राम, ठीक है। आज है ₹80K पर तोला या पर 10 ग्राम। तो आजकल लोग ज़्यादा दिखावाबाजी, बोले बाप रे बाप इतने महंगे में इतना एकदम हार पहन के रखे हुए हैं। तो भाई ऐसा है कि इस तरह के गुड्स जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो लोग और ज़्यादा खरीदते हैं, दिखावेबाजी में खरीदते हैं। द हायर द प्राइस द हायर विल बी डिमांड फॉर दिस गुड्स। जितना दाम बढ़ेगा ना उसका डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। When price of such goods falls, these goods are no longer looked at the status symbol goods and therefore their demand falls। तो इस तरह की गुड्स की जब प्राइस कम हो जाती है, सोना का कम हो जाता है प्राइस, तो लोग कहेगा यार पहले तो दिखावेबाजी में खरीद रहे हैं ना, हम स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहे हैं, अब तो दाम कम हो गया, अब हर कोई खरीद सकता है, तो इसका जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अब शोबाजी नहीं कर सकते ना। जैसे कि आप पहन करके गए कि हाँ भैया ये देखो 10 तोले का सोने का, तो बगल वाला भी पहन करके आ रहा है, वो पता लगा कि आपको जो है ना गुप्ता जी बर्गर बेच रहे थे, अब वो भी 10 तोले का पहन करके आ रहे हैं, इसीलिए उसकी डिमांड जो है कम होती है। नेसेसिटीज़, ज़रूरत जो है, ज़रूरत है भैया तो खरीदेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जो शराबी है कोरोना काल में ज़रूरत है भैया, जैसे ड्राई डे के दिन, ड्राई डे क्या होता है जिस दिन दारू नहीं बिकता, जैसे 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को दारू की दुकानें बंद होती हैं, और पीने वाला जो है वो पीता है ना, तो ज़रूरत है उसकी, तो वो लेगा भैया, वो किसी भी प्राइस पे लेगा, महंगा होगा तब भी लेगा, और महंगा होता ही है क्योंकि उस दिन तो लीगली बिकता नहीं है, इलीगली सब बेचते हैं जो भी बेच रहा है। Commodities such as medicine, salt, wheat, etc. do not follow law of demand because we have to purchase them in minimum required quantity, whatever their price may be। तो जैसे कि गेहूँ जो हो गया, गेहूँ घर में रोटी बनता है ना, भाई घर में अगर महीने में मान लीजिए पर डे अगर आधा केजी का खपत है, तो महीने में आपका 1 केजी, मान लीजिए पर डे 1 केजी का खपत है अगर आटे का, तो महीने में आपका 30 केजी आटा लगा, तो उतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ना भाई। प्राइस कुछ भी हो खाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम खाना ही छोड़ देंगे, रोटी खाते हैं तो रोटी खाएंगे ना। तो ऐसी चीज़ें जिसका भाई गेहूँ अभी 40 रुपये से मान लीजिए 50 हो जाए, 60 हो जाए, तो जो भी प्राइस हो जाए उसके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस नेसेसिटी के डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई बुखार लगा हुआ है, किसी को तबीयत खराब है, तो दवाई का दाम 10 रुपये से 50 रुपये हो गया, खरीदेगा, लेना है, ठीक है, क्योंकि नेसेसिटी है, ज़रूरत है, आपको लेना ही लेना है। तो जो चीज़ नेसेसिटी की हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसके दाम बढ़ने से उसके डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी, डिमांड उसका रहेगा। नमक, अब कितना भी 100 रुपये केजी भी हो जाए तो आपको जितना नमक लगेगा भैया सब्जी में वो तो डालना ही डालना है भैया, चाहे 10 रुपये केजी हो चाहे 100 रुपये केजी हो, लेंगे ही लेंगे। गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी स्कार्स, अब लग रहा है कि भैया कमी हो जाएगा इस सामान का, तो उसका भी इसका दाम बढ़ते जाता है और डिमांड भी बढ़ते जाता है। जैसे कोरोना में दारू बंद था, ठीक है, तो लग रहा है कि भैया सब एक ही पेटी इसके पास दारू है, ख़त्म हो जाएगा तो सब ले लो, तो दाम बोल रहा है कि नहीं भैया 1000 में एक देंगे और उसका अगला दिन देगा 1500 में, तो लग रहा है कि भैया सब खत्म हो जाएगा, 2 ही बोतल बचा, बोले दे दे सब दे दे, तो दाम बढ़ेगा और उसकी
डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा। तो गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी स्कार्स, लग रहा है कि कमी हो जाएगा। तो When the buyer expected a scarcity of a particular good in near future, भविष्य में लग रहा है कि भाई इसकी कमी आएगी, तो उसको ज़्यादा खरीद के रख लेता है। They start buying more and more of that good even if their prices are rising, दाम बढ़ रहा है लेकिन फिर भी खरीद के रख लेता है। For example, during war, famines etc. ठीक है, लड़ाई के समय और यहाँ पर फैमिन के समय, ठीक, तो होता क्या है कि भाई लोग चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जो बाढ़ का समय आता है, जैसे कोरोना के समय में समझिए ना कि सब लोग अपने घर में आटा चावल सब इकट्ठा करके रख दिया, लग रहा था कि मिलेगा ही नहीं, बन ही नहीं रहा है। बिस्किट इतना खरीद के बिस्किट रख दे रहे हैं क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह नहीं चल रहा था उस वक्त। तो जबकि दाम ज़्यादा हो रहा है, ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर भी डिमांड उसकी बढ़ रही है। People tend to buy more of some goods even at higher prices due to fear of their scarcity in near future। लोगों को लग रहा था क्या, भैया इसका जो दाम है आने वाले समय में और महंगा हो, इसकी कमी हो जाएगी तो और दाम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए खरीद लो। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 15.3 स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। The law of demand states that other things are remaining same, quantity demanded of a commodity is inversely related to its price। ठीक है, तो भैया दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। स्टेट एनी टू एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो टोटल 4 एजम्पशंस थे, 4 में से आपको 2 ही लिखना है, तो कोई भी 2 लिख दीजिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज, इनकम ऑफ द बायर डू नॉट चेंज। ठीक है, ये सब थे। स्टेट एनी 2 एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो 2 एक्सेप्शंस अभी देखिए ना, गिफ्ट एंड गुड और स्टेटस सिंबल गुड। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, सो इन लॉ ऑफ डिमांड यू हैव स्टडीड दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। तो हमने देखा क्या कि लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर हम प्राइस चेंज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाता है, इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, डिमांड ऑफ ए क्वांटिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। दिस इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल। इसका जैसे अभी ग्राफ से एक्सप्लेन किया, तो इसको एक शेड्यूल से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसको देखिएगा कि कैसे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर एट डिफरेंट प्राइसेस। तो ये जो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या दिखाता है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एक ही कमोडिटी का डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक इंडिविजुअल को चाहिए, डिमांड करता है अलग अलग प्राइस पे। जैसे कि इसको समझ लीजिए कि जैसे कि अगर जैसे हमने कहा ना कि प्याज 60 रुपये किलो है प्याज, तो हम 250 ग्राम्स लाएंगे। अगर वही 15 रुपये किलो हो जाएगा, 30 रुपये किलो हो जाएगा तो हाफ के जी लाएंगे। वही अगर 15 रुपये किलो हो जाएगा तो हम 1 के जी लाएंगे। तो अलग अलग प्राइस पे हम अलग अलग क्वांटिटी लेकर के आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि भैया अगर 5 रुपये किलो हो जाएगा या 2 रुपये किलो हो जाएगा तो हम 50 किलो लेकर के आएंगे, नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि उतनी खपत ही नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जितना हमारे पास कंजम्पशन है, जितना नीड है उतना ही लाना है। ये नहीं कि सस्ता हो गया तो सब सस्ते का माल रास्ते में बटोर लो, वैसा भी नहीं होता। चलिए यहाँ देखिए इंडिविजुअल डिमांड फॉर एप्पल्स। तो अगर एप्पल का प्राइस पर केजी 90 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स पर वीक इन केजी, तो एक हफ्ते में कितना केजी एप्पल आएगा, 1 केजी आएगा। अगर 80 रुपये केजी है तो 2 केजी आ जाएगा, घर वाले किसी मतलब फैमिली में 2 केजी आ जाएगा। 70 रुपये केजी है तो 3 केजी आ जाएगा। 60 रुपये केजी है तो 4 केजी आ जाएगा। 50 रुपये केजी है तो 5 केजी आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 रुपये केजी है तो आप 100 केजी ले आएंगे, नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि भाई खाने वाला भी तो होना चाहिए ना घर में, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जाता है, प्राइस कम होते जा रहा है, क्वांटिटी जो है डिमांडेड यहाँ पर इंक्रीज कर जा रहा है। 90 रुपये पे 1 केजी, 80 रुपये पे 2 केजी और 50 रुपये हो गए तो भैया 5 किलो सेव लाओ, भैया सेव खाओ, सेव खाओ, अरे कोई पानी नहीं पिएगा, सेव खाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेव सस्ता हो गया, एप्पल सस्ता हो गया। The above schedule shows that when prices of apple is ₹90 per kg, quantity demanded is 1 kg per week। हफ्ते में 1 किलो आ रहा है घर में और वही
50 रुपये 50 रुपीज़ के जी हो गया, तो एक हफ्ते में 5 किलो सेव, सब सेव का सलाद खा रहे हैं, सस्ता हो गया। सो द डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, यह है टेबुलर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व हो गया वो आपका ये कर्व हो गया ग्राफ के फॉर्म में, और उसी का टेबल बना देंगे, तो ये हमारा टेबुलर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड शेड्यूल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस इन टेबुलर फॉर्मेट। तो डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज, ये रहा डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस, मतलब 90 रुपीज़ पर केजी प्राइस पे 1 केजी क्वांटिटी की ज़रूरत है, एक हफ्ते में लेंगे। अगर 50 रुपये हो जाता है प्राइस, तो हम 5 केजी लेंगे, 5 केजी एप्पल लेंगे पर वीक, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अब देखते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को। तो जो हमने ये जो बनाया, इसी को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस तरीके से ऐसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इफ वी प्लॉट द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑन ए ग्राफ पेपर। कहें ना कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पेपर पे बना दीजिए, तो हो गया डिमांड कर्व। इसी को बना दीजिए ग्राफ पेपर पे, तो डिमांड कर्व हो जाएगा। चलिए, तो डिमांड शेड्यूल क्या हो गया, डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और डिमांड शेड्यूल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस इन टेबुलर फॉर्मेट। ये तो सेम चीज़ हो गया ना। अच्छा ओके, ये थोड़ा सा वो हो गया, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यहाँ से देखेंगे डिमांड कर्व इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड कर्व क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ऐसे इसमें बनाएंगे इस तरीके से। इफ़ वी प्लॉट द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑन ए ग्राफ पेपर, वी विल गेट अ कर्व विच इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो जब इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो यहाँ पहले देखिए कैसा बनेगा, यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं, फिर आपको देखिए ये हो गया प्राइस, ये हो गया हमारा मान लेते हैं 30, ये 40, 50, 60 पर केजी प्राइस है, 70, 80 एंड 90। ये क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5। तो 90 पे 1 केजी यहाँ ड्रॉ करेंगे, 80 पे 2 केजी यहाँ ड्रॉ करेंगे, 70 पे 3 केजी यहाँ ड्रॉ करेंगे, 60 पे 4 केजी यहाँ पे पॉइंट आएगा, और 50 पे 5 केजी यहाँ आ गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इस तरीके से पॉइंट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड शेड्यूल बन गया। देखिए ऐसे बन गया ना, 90 पे 1 केजी, ठीक है, 91 यहाँ देखेंगे तो 80 रुपीज़ पर केजी प्राइस है, तो यहाँ 2 केजी। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस 70 रुपीज़ पर केजी, 3 केजी लिए, तो यही हमारा डिमांड कर्व बन गया। एज सीन इन द डायग्राम, प्राइस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, प्राइस को वाई एक्सिस पे लेना है इधर, और क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लेना है इधर, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ रिप्रेजेंट 5 कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसेज एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स गिवन इन टेबल 15.2। तो दिया था ना, यहाँ ए बी सी डी तो लिखा नहीं है, बट इसको हम बता देते हैं आपको, यहाँ लिख देते हैं ये, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ई। अब यहाँ पर देखिए कि 90 रुपीज़ के जी में 1 लेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया ना, 1 केजी लेंगे, 80 रुपीज़ पर केजी में 2 केजी खरीदेंगे। सी आपका 70 रुपीज़ पर केजी में 3 केजी खरीदेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना होता है। देखिए पहले ये क्वांटिटी, पहले एक्स एक्सिस का क्वांटिटी पहले रहेगा, तो 1 लेंगे, 1 केजी खरीदेंगे 90 रुपये किलो पे, 2 केजी खरीदेंगे 80 रुपये केजी पे, 3 केजी खरीदेंगे 70 रुपीज़ केजी पे, 4 केजी खरीदेंगे आपका 60 रुपीज़ केजी पे, एंड 5 केजी खरीदेंगे आपका 50 रुपीज़ पर केजी पे। तो 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको मिला प्राइस एंड डिमांड का, ठीक है। सो
तो इस बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर एप्पल्स हैज़ बीन डिराइव्ड। तो अलग अलग जैसे हमने यहाँ पर बना के दिखाया था कि यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सबको पॉइंट को जोड़ करके इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये सब पहले पॉइंट बनाए, निकाला गया, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ दिया गया, तो ये बन गया आपका दिस इज डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। मार्केट डिमांड शेड्यूल, तब तो हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब देखेंगे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। As explained earlier, market demand is the total quantity of a commodity that all buyers taken together are willing to buy at a given price during a given period of time। तो मार्केट डिमांड का मतलब है कि सब इंडिविजुअल बायर मिल करके कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, किस प्राइस पर खरीदेंगे एंड किस टाइम पे खरीदेंगे, दैट इज आपका मार्केट डिमांड। From the individual demand schedule of a commodity, we can prepare the market demand schedule of that commodity। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं ए बी सी, तो ए का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाइए, बी का बनाइए, सी का बनाइए, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, तो वो बन गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए, वी एज्यूम दैट देयर आर ओनली 3 बायर्स ए बी एंड सी ऑफ एप्पल्स इन मार्केट। खाली 3 ही लोग हैं जो एप्पल खरीदेगा, ए बी और सी। तो यहाँ देखिए, ये हो गया आपका प्राइस ऑफ एप्पल्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स पर वीक इन केजी। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे, सो दिस इज ए का हो गया शेड्यूल, इंडिविजुअल शेड्यूल। अगर हम केवल इसको देखेंगे तो ये ए का शेड्यूल हो गया। अब हम इसको हटा दीजिए यहाँ से और इसको देखिए, तो ये हो गया बी का शेड्यूल, ठीक है। अब इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए, तो ये हो गया आपका सी का शेड्यूल। तो ए का शेड्यूल यहाँ पे, बी का शेड्यूल यहाँ पे, सी का शेड्यूल यहाँ पे। अब तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो भैया 90 रुपये पे मार्केट डिमांड कितना हो जाएगा? ए खरीदेगा 1 kg, बी खरीदेगा 3 kg, सी खरीदेगा 5 kg। तो 1 + 3 + सी खरीदेगा 2 kg, 1 + 3 + 2 6 kg। 80 रुपीज़ प्राइस पे ए खरीदेगा आपका 2 kg, बी खरीदेगा आपका 5 kg, सी खरीदेगा आपका 3 kg। तो मार्केट डिमांड कितना हो गया तीनों का टोटल? 2 + 5 + 3 10 kg। 70 रुपीज़ पर kg पे ए खरीदेगा 3 kg, बी 7 kg एंड सी 4 kg। तो मार्केट डिमांड 3 + 7 + 4 14 kg, ठीक है। तो उसी तरीके से 50 रुपीज़ पे मार्केट डिमांड इज़ 5 + 11 + 6 22 kg। तो ये हो गया हमारा सब मार्केट डिमांड, ठीक है। अब मार्केट डिमांड को हम एक कर्व पे बना देंगे, तो मार्केट मतलब ग्राफ पे बना देंगे, तो मार्केट आपका कर्व आ गया, मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो 90 रुपये पे टोटल कितना केजी आएगा? तो 6 kg। 80 रुपये पे टोटल कितना केजी खरीदेगा मार्केट? तो यहाँ पर 10 kg। 70 रुपीज़ पे कितना? तो 14 kg। 60 रुपीज़ पे कितना? तो 18 kg। 50 रुपीज़ पे कितना? तो 21 था कि 22 था? 22 kg, ठीक है, 22 kg। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल गया मार्केट डिमांड का भी, इंडिविजुअल डिमांड का भी। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व बन गया। अब 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको मिल गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का और मार्केट डिमांड शेड्यूल का, ठीक है। 10 मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो हॉरिजॉन्टल समेशन है, मतलब सबको हॉरिजॉन्टली सबको जोड़ देना है, ठीक है। इसको तीनों को हॉरिजॉन्टली जोड़ दिए, 6 आ गया, इस तीनों को जोड़ दिए 10 आ गया। दिस इज मार्केट डिमांड, क्या मार्केट डिमांड कर्व उसी से बनेगा। अब आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट, ठीक है। तो एक तो हो गया कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम लोग ऊपर नीचे का मूवमेंट करेंगे। In law of demand, you have already studied the inverse relationship between price and quantity demanded। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा क्या कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हम खरीदेंगे, और प्राइस कम हो जाएगा तो दनादन रस्ते का माल सस्ते में लूट लेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, महंगा होगा तो हम कम खरीदेंगे, सस्ता होगा तो बहुत खरीदेंगे। When quantity demanded of a commodity changes due to change in its price, keeping other factors constant, it is called change in quantity demanded। तो अगर सारा फैक्टर कांस्टेंट है, कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, केवल प्राइस चेंज हो रहा है एंड उसे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, तब हम कहेंगे उसको कि it is called change in quantity demanded। means when all other factors are constant and only price changes, then
the change in price, and then with the change in price the quantity demanded is called change in quantity demanded. It is graphically expressed as a movement along the same demand curve. तो डिमांड कर्व में ही मूवमेंट के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए ना डिमांड कर्व, तो कह रहा है कि भैया प्राइस जो है 90 रुपये है, तो भाई मार्केट खरीदेगा 6 kg। प्राइस जो है कम हो गया, इधर नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया, प्राइस डाउन हुआ, तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गया, 6 kg से हो गया आपका 10 kg। ठीक है, प्राइस और नीचे आ गया और डाउनवर्ड आया, प्राइस हो गया 70 रुपीज़ पर kg, है ना। तो मार्केट डिमांड हो गया आपका यहाँ पर 14 kg एप्पल्स। ठीक है, तो प्राइस जो है इसमें हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं, तो प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, फिर यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी इधर कम हो रहा है। देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 60 रुपीज़ में आपका 18 kg, तो वहीं पर अगर 90 रुपये में है तो 6 kg। ठीक, तो इट इज़ ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज ए मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। सेम वही डिमांड कर्व है, उसी में बस ऊपर नीचे करना है। देयर कैन बी आइदर ए डाउनवर्ड मूवमेंट और एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है जी, तो यह डिमांड कर्व, इसी में जो है मूवमेंट होगा, या तो नीचे की तरफ ऐसे आएगा या फिर ऐसे जाएगा। तो जब प्राइस कम होगा तो इधर नीचे की तरफ आएंगे, जब प्राइस राइज होगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है कि प्राइस इंक्रीज किया, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इधर की तरफ जा रहे हैं तो, है ना। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ गए, तो इसका मतलब हो गया कि Q से Q2 पे आ गए, कम क्वांटिटी हुआ ना, यहाँ से समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, अपवर्ड, तो यह हो गया कि भैया 10 kg से 6 kg पे आ गए, क्वांटिटी कम हो गया और प्राइस जो है आपका 80 से 90 रुपये चला गया। तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ ऊपर की तरफ, मतलब प्राइस इंक्रीज़ हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ। नीचे की तरफ मतलब यहाँ से यहाँ है, मतलब प्राइस जो है 70 से 60 रुपये हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 14 से आपका 18 हो गया, इंक्रीज़ कर गया। तो नीचे की तरफ आएंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे प्राइस ज़्यादा होगा, क्वांटिटी कम होगा। अपवर्ड मूवमेंट along the same demand curve is called contraction of demand। डिमांड सिकुड़ गया, अपवर्ड मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड सिकुड़ गया, डिमांड कम हो रहा है। एंड डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब एक्सपेंशन, लाओ भैया सब लाओ, सब एक्सपेंड कर दो, सब दे दो। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ नीचे की तरफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? चलिए, तभी हमने ये तो सारा एक्सप्लेन कर ही दिया। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, तो देखिए एक्सपेंशन कब होता है, एक्सपेंशन तब होगा जब प्राइस कम होगा। तो 70 रुपये पर kg पे 3 kg एप्पल चाहिए हर हफ्ते, 60 रुपये पर kg पे दाम कम हुआ तो क्वांटिटी 4 kg बोलो ले आओ ले आओ, और 50 रुपये kg हो गया, बोला भैया सब कोई सेव का सलाद खाएंगे, कोई खीरा और गाजर नहीं खाएगा, सब सेव खाएगा सलाद में। कॉन्ट्रैक्शन, देखिए प्राइस इंक्रीज करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो प्राइस 70 से 80 हो गया तो 3 kg से अब कह रहे हैं 2 kg ले आओ, और फिर 90 रुपये हो गया तो 1 kg ले आओ। तो पहले कह रहे थे कि भैया सलाद खाओ सलाद खाओ, कह रहे हैं भैया बहुत महंगा है, एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, मतलब एक दिन में 1 एप्पल खाओ, और भैया 1 एप्पल को भी आधा आधा काट के खाओ। यहाँ पे जहाँ सलाद बना बना के खा रहा था एप्पल का, यहाँ पे 1 एप्पल को भी आधा आधा लोग खा रहे हैं, मतलब आधा आधा करके 2 लोग खा रहे हैं। ठीक है, सो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अब डिमांड कर्व में शिफ्ट जो होगा उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इन लॉ ऑफ डिमांड ऑल फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या एज्यूम करते हैं कि केवल प्राइस चेंज करेगा, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है ना, कोरोना नहीं आएगा। बट व्हाट हैपेंस व्हेन अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड चेंज बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन तब क्या होगा जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज हो गए। ठीक है, तब देखिए क्या होगा। When the demand of a commodity changes at the same price, it means the change is due to change in any one or more of the other factors that affect demand। तो अगर सेम प्राइस पे डिमांड चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं।
When the demand for a commodity changes due to a change in any other factor than the price of the commodity, it is known as change in demand. तब उसको हम कहते हैं, अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं हम चेंज इन डिमांड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व को हम इसमें शिफ्ट करते हैं, ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। दिखाते हैं, बताते हैं अभी आपको। यहाँ पे आइए, देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हुआ, ठीक है, प्राइस चेंज नहीं हुआ तो, लेकिन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर गया, यहाँ से यहाँ गए मतलब क्वांटिटी इंक्रीज़ कर गया। अब कैसे, यहाँ समझिए, 90 में जहाँ पर ये रहा ना 90 रुपीज़ का, ये 90 रुपीज़ का मार्क लगा दीजिए। तो ये 90 रुपीज़ में जहाँ 1 kg खरीद रहे थे, अभी यहाँ 90 रुपीज़ में ये क्वांटिटी इंक्रीज़ कर गया, अभी यहाँ पे 90 रुपीज़ में और ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व कि प्राइस यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पे मान लीजिए 90, ये 90 का लाइन आ गया, ये 90 का आ गया, ये 80 का लाइन आ गया, 70 का लाइन आ गया, 70 रुपये पर केजी का। तो सब में यहाँ पर, यहाँ ये डिमांड है, यहाँ ये क्वांटिटी है, यहाँ ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी चेंज कर गया, ठीक है, क्वांटिटी अभी इंक्रीज़ कर गया। तो अभी जैसे ये हो सकता है कि भाई अच्छा ये मेन लाइन है, मेन लाइन है, यहाँ से यहाँ क्वांटिटी कम हुआ, यहाँ इधर की तरफ दिखा रहा है कि क्वांटिटी ज़्यादा हुआ, दोनों हो सकता है। सेम प्राइस पे क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो कम हो गया तो इधर हो गया, और ज़्यादा हो गया तो बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बाहर की तरफ चला जाएगा मतलब कि भैया इस तरफ मूवमेंट हुआ, मतलब क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर गया, और अंदर की तरफ आ गया मतलब इस तरफ मूवमेंट हुआ। ये जो है इसको सर देखिए, इसको सरका के इधर की तरफ ले आए, मतलब क्वांटिटी कम चाहिए, सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी हो गया, और यहाँ पर इसको इधर खींच दिए तो सेम प्राइस पे क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसको, तो अगर अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं मतलब कौन से अदर फैक्टर्स, कि भाई प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स जब चेंज होगा तो अप डाउन नहीं होगा डिमांड कर्व में, अप डाउन नहीं होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड कर्व, जैसे ये रहा डिमांड कर्व डी, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, भैया कम चाहिए तो इधर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी में शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो डिमांड कर्व जो है वो क्यों शिफ्ट हो सकता है, कि चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से शिफ्ट हो सकता है। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस से चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो है मोबाइल जो है वो महंगा हो गया, मोबाइल नहीं, जैसे जियो का जो सिम वगैरह है वो सिम वगैरह जो है वो महंगा हो गया। तो लोग क्या पहले दो मोबाइल रखते थे और डबल सिम रखते थे, अब क्या है कि भैया वो एक ही मोबाइल रखेंगे, एक ही सिम रखेंगे। तो हुआ क्या कि भाई मोबाइल का दाम नहीं बढ़ा, दाम किस चीज़ का बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, मतलब सिम का दाम जो है वो बढ़ गया। तो सिम के दाम का बढ़ जाने से, मतलब पर मंथ जो चार्जेस लगता था उसको बढ़ जाने से हुआ क्या कि लोग अब जहाँ 2 मोबाइल चलाते थे अब वो 1 मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल का जो आपका डिमांड है वो कम हो गया। वहीं अगर फिर से सस्ता हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि लोग 2 मोबाइल चलाने लग जाएंगे। तो फिर मोबाइल का दाम कुछ चेंज नहीं हुआ, दाम किस चीज़ का चेंज हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के दाम चेंज होने से, मतलब सिम कार्ड का प्राइस चेंज होने से, सस्ता होने से मोबाइल का प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, और सिम कार्ड महंगा होने से मोबाइल की डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लीजिए कि चाय है और कॉफ़ी है, ठीक है, चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। या फिर हम ले लें रियलमी और रेडमी, तो अगर रियलमी का दाम महंगा हो जाता है, रियलमी का दाम महंगा हो जाता है तो रेडमी का डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर रियलमी का दाम सस्ता हो जाता है तो रेडमी का डिमांड घट जाएगा, ठीक है। चेंज इन इनकम ऑफ द बायर, अगर बायर का इनकम बढ़ जाता है तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बायर है उसका इनकम बढ़ गया, 60 रुपये केजी प्याज है, वो तो कह रहा है यार क्या है ये, पहले खरीद नहीं पाता था, पहले 250 ग्राम ला रहा है, अब कह रहा है कि यार कोई दिक्कत नहीं, लाओ ना, मुर्गा बनाओ उसमें प्याज डालो, या पनीर बनाओ उसमें प्याज डालो, भर भर के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकम बढ़ने से भी आपका जो डिमांड होता है वो चेंज होता है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंस, टेस्ट और प्रीफरेंस चेंज होने से भी आपका जो डिमांड है वो चेंज होगा। अब जैसे कंजूस था,
कंजूस की जगह अब बोला कि यार देखा कि धीरू भाई ये मुकेश अंबानी इतना पैसा अपना बेटी की शादी में खर्च करा, बोला वो हम भी करेंगे, तो उसका प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब वो भी खर्च करने लग गया, निकालने लग गया, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। चेंज इन पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो भैया डिमांड बढ़ेगा, कम जनसंख्या हो जाएगी तो भाई डिमांड कम होगा। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्लम एरिया है, ठीक है, उसका गवर्नमेंट डेवलपमेंट करके क्या कर दिया कि भैया सबको नौकरी देंगे, सबको वो घर देंगे, ये करेंगे, तो उनके इनकम में चेंज आ गया। तो अब वो गुप्ता जी के बड़ा पाव, गुप्ता जी के वो नहीं खाएंगे, बर्गर नहीं खाएंगे, अब वो खाएंगे भाई डोमिनोज, क्या नाम है आपका, मैकडी के बर्गर खाएंगे, ठीक है। चेंज इन सीजन एंड वेदर एक्सेट्रा, मौसम बदलने से भी डिमांड चेंज होता है। जैसे मौसम बदल गया, ठंड का मौसम आ गया, स्वेटर का डिमांड हो जाएगा, गर्मी का मौसम आ गया, स्वेटर का डिमांड घट जाएगा। द शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैन बी एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ फिगर 15.5, ये तो बता तो दिए। भैया गर्मी आ गई, ठीक है, गर्मी आ गई, तो गर्मी आ गई तो टी शर्ट का दाम ठंडे में भी वही था, गर्मी में भी वही था, तो गर्मी आ गई तो दाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, ठीक है। सर्दी आ गई तो टी शर्ट का दाम जो है चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, स्वेटर का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। चलिए, दिस डिक्रीज इज ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये जो हो रहा है ना, जैसे कि सर्दी आ गई तो टी शर्ट का दाम इसलिए कम हो गया कि टी शर्ट का डिमांड इसलिए कम हो गया कि प्राइस ज़्यादा नहीं हो गया टी शर्ट का, क्योंकि सर्दी आ गई, अब लोग स्वेटर पहनेंगे, तो इसलिए टी शर्ट का डिमांड कम हो गया। तो ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। कम हो जाएगा तो डिक्रीज इन डिमांड, और अगर बढ़ जाएगा तो इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। चलिए अब देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर 90 kg में 90 रुपीज़ पर kg में 1 kg आदमी खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इनकम बढ़ गया तो कह रहा है कि भैया 90 रुपये भी तो सस्ता है, 2 kg लेके आओ, ठीक है। 80 रुपीज़ में जहाँ 2 kg ले रहा था, अब 80 रुपीज़ में 3 kg ले रहा है। क्यों? क्योंकि एप्पल का प्राइस कोई चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ कि भैया उसका इनकम बढ़ गया, तो इनकम बढ़ गया, पैसा ज़्यादा आ रहा है तो भैया खर्च करेंगे। 1 किलो लेते थे से बोला 2 किलो लाओ रे, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड, एप्पल का दाम उतना ही है, नौकरी चली गई, ठीक है, एप्पल का दाम उतना ही है लेकिन नौकरी चली गई, तो लेकिन डॉक्टर कहा है कि भैया एप्पल खाना है, तो पहले थोक के भाव में सलाद में भी एप्पल खाते थे, अब क्या हो गया कि भैया सलाद में भी एप्पल नहीं खा रहे हैं। 70 रुपये kg पे जहाँ 3 kg लेते थे अब 2 kg ले रहे हैं, 60 रुपये kg पे जहाँ 4 kg लेते थे अब 3 kg ले रहे हैं, एंड 50 रुपये kg पे जहाँ 5 kg लेते थे अब 4 kg ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स, ये प्राइस सेम है, 70 रुपये पे पहले 3 kg था, अब 2 kg हो गया, तो एप्पल का प्राइस तो नहीं बढ़ा, क्या बढ़ गया, कम हो गया, इनकम कम हो गया, ठीक है, इनकम कम हो गया। तो इनकम कम हो गया तो इनकम के हिसाब से ही ना खर्चा करेंगे, कम खर्चा कर रहे हैं। पहले 210 रुपये खर्चा करते थे, 70 × 3 210, अब 70 × 2 140 खर्च कर रहे हैं, भैया कम हो गया इनकम, तनख्वाह कम हो गई तो कम खर्च कर रहे हैं। चलिए इनकम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 15.4, व्हाट इज़ अ डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टैबुलर स्टेटमेंट जो क्वांटिटी और प्राइस को बताता है कि ठीक है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाता है इन टैबुलर फॉर्मेट। A demand schedule is a tabular statement of law of demand. Demand schedule shows different quantities of a commodity demanded at different prices in tabular format, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर दिया है क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स। अच्छा एक चीज़ इसमें देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गलती है, ये एक जैसा होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स, ये एक लाइन यहाँ होना चाहिए, और फिर यहाँ पे ये हाउस होल्ड ABC, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड ए का, इंडिविजुअल डिमांड बी का, इंडिविजुअल डिमांड सी का। कह रहा है कि मार्केट डिमांड बताइए, तो प्लस कीजिए तीनों को, 15 15 + 20 + 16, ये हो गया आपका 30 51, ये हो गया 51, 12 + 18 30, 30 + 13 43, 9 + 16 25 + 10 35, 6 + 14 20 + 7 27, और ये हो गया 3 + 12 15, 15 + 4 19, ठीक है।
तो ये हो गया मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, दिस इज मार्केट डिमांड। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, तो जैसे था ना यहाँ पर डिमांड कर्व पे, ठीक है, एक था कॉन्ट्रैक्शन, एक था नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो रहा है एक्सपेंशन, ठीक है, कि डिमांड इंक्रीज कर रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, डिमांड डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मीन्स डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी मीन्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी करिए ना, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज। स्टेट एनी टू फैक्टर्स विच में लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए फॉर ए कमोडिटी। तो दो फैक्टर बताइए जो लीड करेगा, जिसके कारण इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी होगा। तो एक तो होगा कि इनकम बढ़ जाए, है ना, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकंड चीज़ क्या है कि फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो फेवरेबल चेंज इन फैक्टर हुआ अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि टी शर्ट खरीदना है, टी शर्ट का डिमांड इंक्रीज हो गया, तो भैया सर्दी से ठंडी से गर्मी का मौसम आ गया तो टी शर्ट का डिमांड इंक्रीज हो गया, या फिर पैसा आ गया तो भैया गर्मी में टी शर्ट का डिमांड इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक टी शर्ट खरीदना तो वहाँ 4 खरीद रहे हैं, क्योंकि पैसा इनकम बढ़ गया है। दूसरा चीज़ क्या है कि सर्दी में टी शर्ट नहीं पहनते लोग और गर्मी में टी शर्ट पहनते हैं, तो गर्मी आ गया तो वहाँ पर जो है डिमांड बढ़ गया। सो दो फैक्टर हो गए, फेवरेबल चेंजेज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डिमांड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।